amendments in GST. Not only amendments, update an important concept in GST. Amendment updates an important concept in GST. सबसे पहला बेटा जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 क्या चीज थी? जब जीएसटी नया नया आया था, जीएसटी गए 17 टैक्सेस का क्या बना था बेटा? ये बंडल बना था जिसमें 7 टैक्स थे अपने बेटा सेंट्रल के, 10 टैक्स मर्ज हुए थे स्टेट के, क्योंकि स्टेट के टैक्स मर्ज हो गए थे जीएसटी में, तो रिवेन्यू शेयर होने लग गया था बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपोज करने लग गई थी कि जीएसटी से हमें क्या बेनिफिट है, हमें तो नुकसान होने लग गया। पहले 10 के 10 टैक्सेस के रिवेन्यू किसके पास जाते थे? स्टेट के पास। जीएसटी आने के बाद वो रिवेन्यू क्या होने लग गया था बच्चे? शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये था ना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसको बेटा अवॉइड करने के लिए एक बेटा गारंटी दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है। अगले 5 साल तक अगर जीएसटी के कारण आपको रिवेन्यू लॉस होता है, जीएसटी के कारण अगर जीएसटी के कारण रिवेन्यू लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉस को क्या करेगी? रिइंबर्स करेगी। और अगर जीएसटी के कारण बेनिफिट है तो प्रॉफिट वापस ले लेगी। जैसे दिल्ली फेवर में था बेटा, डेस्टिनेशन बेस के टैक्स कारण डेस्टिनेशन फेवर में था, रिवेन्यू सरप्लस हो रहा है, रिवेन्यू सरप्लस है, कीप इट विद यू। रिवेन्यू अगर डेफिसिट रह गया जीएसटी के कारण, तो जितना डेफिसिट रह गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी दे रही थी कि हम आपको क्या करेंगे? रिइंबर्स करेंगे। बाय मंथली पढ़ा होगा कि बाय मंथली बेसिस पे 2 महीने में एक बार, बाय मंथली बेसिस पे क्या होता था? ये रिइंबर्स होता था। 5 साल के लिए गारंटी दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को, मैं सेंट्रल आप स्टेट, 5 साल के लिए गारंटी थी। 5 साल पूरे हो गए बेटा 2022 में। अब गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए था, गारंटी जो दे दी, क्योंकि सरप्लस स्टेट वालों से वापस नहीं ले रहे, और जो डेफिसिट स्टेट है उनको क्या करना पड़ रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को क्या कर रही है? रिइंबर्स कर रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए थे? फंड्स। फंड्स कलेक्ट करने के लिए क्या लगाते थे वो? पढ़ाई नहीं है चैप्टर, ये जीएसटी चैप्टर ही नहीं पढ़ा? अच्छा, मैं भी कहूँगा ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हो, तो फिर तो और धीरे बोलता हूँ और पीछे चलता हूँ मैं। वो फंड्स चाहिए गवर्नमेंट को, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट आप स्टेट गवर्नमेंट, ये वाले मान लेते हैं सरप्लस में है तो इनको तो पैसा वापस मैं लूंगा नहीं, ये वाले स्टेट मान लेते हैं डेफिसिट में चल रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिइंबर्स करना पड़ेगा। तमिलनाडु डेफिसिट में था, वेस्ट बंगाल डेफिसिट में था, अब उनको रिइंबर्स करना है 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। गवर्नमेंट को क्या चाहिए इसके लिए? फंड्स। अब वो फंड्स लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगाया था? एक एक्स्ट्रा टैक्स, जीएसटी कंपनसेटरी सेस। नाम तो सुना होगा। एक्स्ट्रा टैक्स क्या था बेटा? जीएसटी कंपनसेटरी सेस। वो लगा था कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, क्योंकि रिइंबर्समेंट भी कितने साल की होनी थी? 5 साल की। और ये लगा भी कितने सालों के लिए था? 5 सालों के लिए। वो 5 साल पूरे हो गए बेटा 2022 में। 17 में आया था, 5 साल पूरे हो गए 2022 में। गवर्नमेंट को लगा अभी हमें और फंड्स चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट से अभी हमें और फंड्स चाहिए, उसको एक्सटेंड कर दिया। जीएसटी कंपनसेटरी सेस लगाने को एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2026 तक, 2026 तक। अब क्या लगेगा? सुनने पे ध्यान दो, मैं लिखवाऊंगा 2026 तक। अब क्या लगेगा बेटा? कंपनसेटरी सेस। फिर क्वेश्चन उठा, जो गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, वो रिम्बर्समेंट भी 2026 तक होगा या रिम्बर्समेंट 22 तक होगा? आराम से सुनो क्या क्वेश्चन है। 17 में क्या आया? जीएसटी आया। 17 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी दे दी कि जितना भी लॉस होगा हम आपको क्या करेंगे? रिम्बर्स करेंगे। ठीक है जी, गारंटी दे दी, 5 साल तक रिम्बर्स करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने क्या लगाना शुरू कर दिया? जीएसटी कंपनसेटरी सेस। तो दोनों चीज 5-5 साल के लिए आ गई कि रिम्बर्समेंट भी 5 साल और आपका जीएसटी कंपनसेटरी सेस सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाएगी वो भी कितने साल? 5 साल। 5 साल पूरे हो गए 2022 में। तो गवर्नमेंट से अभी और भी क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। बीच में कोविड पीरियड आ गया था, तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया कंपनसेटरी सेस लगाने को 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। क्वेश्चन क्या राइज हुआ? क्या कंपनसेशन भी 2026 तक दें या कंपनसेशन 2022 तक ही मिलेगा? दो इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन 1,
इंटरप्रिटेशन 1, सर कंपनसेटरी सेस 2026 तक लग रहा है, तो सेंट्रल स्टेट को रिम्बर्स भी कब तक करेगी? 2026 तक। इंटरप्रिटेशन 2, सेस की ड्यूरेशन बढ़ी है, रिम्बर्समेंट की ड्यूरेशन नहीं बढ़ी। सेस 2022 से डेट बढ़ा के क्या कर दी? 31 मार्च 2026, जबकि आपके क्या बेटा? रिम्बर्समेंट वही 5 साल के लिए होना है। कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक लग रही है? लॉ इज नथिंग, इट्स अ कॉमन सेंस। सेकंड, फर्स्ट क्या थी? कहीं ये ना बताओ। फर्स्ट थी रिम्बर्समेंट भी 26 तक, और आपका सेस जो लेवी हुआ है वो भी 31 मार्च 2026 तक। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। सेकंड इंटरप्रिटेशन बेटा, रिम्बर्समेंट तो 2022 तक ही होगा, पर गवर्नमेंट क्या करती रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेटरी सेस लगाती रहेगी। आंसर इज सेकंड वन। यानी कि रिम्बर्समेंट तो कहां तक है बेटा? 2022 तक। गवर्नमेंट एक्सपर्ट है बेटा, दोनों ही गुजराती भाई हैं, अमित शाह भी बेटा आपके, नरेंद्र मोदी भी। रिम्बर्समेंट 22 तक है, पर गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे? कंपनसेटरी सेस कब तक? 31 मार्च 2026 तक। तो अमेंडमेंट क्या आई है ये तो पता रहे ना कि क्या चीज चेंज हुआ है। कंपनसेटरी सेस का रिम्बर्समेंट, कंपनसेटरी सेस लगना, स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्समेंट और कंपनसेटरी सेस लगना, पहले कहां तक थे ये दोनों? 2022 तक। अब रिम्बर्समेंट तो 2022 तक ही होगी, उसके बाद नहीं होगी, पर कंपनसेटरी सेस लगने का ड्यूरेशन बढ़ा दिया 31 मार्च 2026। दिस वन इज अपडेट नंबर 1। गवर्नमेंट के फेवर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, किसके? पता तो रहे। सेंट्रल के फेवर में। स्टेट को तो 5 साल की ही गारंटी थी, गारंटी नहीं बढ़ी। हाँ, सेंट्रल के रिवेन्यू क्या हो गए बेटा? अब आगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो लिखो, जीएसटी कंपनसेटरी सेस, जीएसटी लिखा ही नहीं जा रहा यार, कंपनसेटरी सेस। राइटिंग समझ में आ रही है ना? नकली यहां कर दो, समझ में आ नहीं रही होगी, धीरे धीरे आ जाएगी बेटा। जीएसटी कंपनसेटरी सेस लेवी कब तक एक्सटेंड हो गया बेटा? एक्सटेंड टिल 31 मार्च 2026। सेस जो लेवी हो रहा है, सेस जो लेवी हो रहा है ये एक्सटेंड हुआ है। सेस जो लेवी हो रहा है बेटा, ये आपका क्या हुआ है बच्चे? एक्सटेंड हुआ है। रिम्बर्समेंट आज भी कहां तक है बेटा? 2022, वो ड्यूरेशन एक्सटेंड नहीं हुई है। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो अमेंडमेंट आई है, रिम्बर्समेंट का टाइम भी क्या इंक्रीज हुआ है? आंसर इज नो, रिम्बर्समेंट 22 तक ही है। सेस लेवी क्या हुआ है? ये टाइम एक्सटेंड हुआ है। तो नीचे नोट फॉर्म में डाल दो। द पीरियड फॉर विच, आप लिखो बेटा, द पीरियड फॉर विच state government would be compensated, the period for which state government would be compensated has not been extended, has not been extended. Am I making sense? फर्स्ट अमेंडमेंट कंप्लीटली वाइंड अप। अमेंडमेंट बोले, अपडेट बोले, जो भी बोले बेटा, तरीका ये है, पहले मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करूंगा, फिर आपके इफ्स एंड बट्स। कोई भी क्वेरी, अदरवाइज साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। मैं आगे बढ़ जाऊंगा बेटा, पढ़ रखा है तो हर जगह। चले मूव ऑन। अपडेट नंबर 2, अपडेट या अमेंडमेंट नंबर 2। एक हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 पढ़ी थी सीजीएसटी एक्ट की, रिवर्स चार्ज, नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स, नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ सर्विसेज। ये किस पे आ जाएंगी बेटा? आपकी रिवर्स चार्ज में आ जाएंगी, जिसमें रिसिपिएंट क्या करेगा? इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। होल ऑफ द जीएसटी प्रोविजन शैल अप्लाई ऑन रिसिपिएंट एज इफ ही इज द सर्विस प्रोवाइडर। ये थी ना 9(3) की लैंग्वेज के सारे जीएसटी के प्रोविजन, अगर 9(3) वाली नोटिफाइड गुड्स हैं, 9(3) वाली नोटिफाइड सर्विसेज हैं, तो किसके ऊपर आ जाएंगे बेटा? ये सारे के सारे प्रोविजन साहब रिसिपिएंट के ऊपर आएंगे। उसमें 23-24 सर्विसेज पढ़ी थी हमने। जो सर्विसेज किसमें आती थी बेटा? रिवर्स चार्ज में आती थी। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? जीटीए। उस लिस्ट में हो सकता है आपने आगे पीछे पढ़ी हो। सबसे पहले जो उस लिस्ट में है बेटा आपकी कौन सी थी? जीटीए सर्विस, गुड्स
ट्रांसपोर्ट एजेंसी। पुराना लॉ क्या था और नया लॉ क्या है, सुनने पे ध्यान देना, बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट आई है बेटा प्रैक्टिकली। पुराना लॉ आपको एक बार रिवाइज कराता हूं। जीटीए क्या था? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या होती है? जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं मालगाड़ी के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू? ट्रक्स। तो गुड्स और ट्रांसपोर्ट बहुत तरीके से होती है ना। जो ट्रक रूट से गुड्स क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, इसे बोलते हैं जीटीए सर्विस। इसे क्या बोलते हैं? जीटीए सर्विस। क्या सारे गुड्स जीटीए में आते हैं? क्या सारे ट्रक्स जीटीए में आते हैं? मतलब मेरी शॉप है रोहिणी सेक्टर 10 में कपड़े की, चांदनी चौक से बेटा कपड़े का हब है, मैं चांदनी चौक से कपड़ा परचेज करा, वहीं ट्रक खड़े रहते हैं बेटा आपका पुरानी दिल्ली में, वहीं से मैंने ट्रक करा, ट्रक में लोड करा और मैं लेके आ गया रोहिणी सेक्टर 10। क्या ये जीटीए सर्विस है? तो कब मानी जाती थी जीटीए सर्विस? ट्रक में आ रहा है माल मेरा, मैं इंटर के झगड़े में नहीं जा रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं जीटीए कब होता है? हर वो सामान जो ट्रक में जा रहा है क्या वो जीटीए सर्विस है? नो। जीटीए के लिए होता था बेटा ट्रांसपोर्ट कंपनी होनी चाहिए जिसमें हम गुड्स को बुक करते हैं और उसके बदले वो हमें एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देते हैं, जिसे प्रैक्टिकल लाइफ में बोल देते हैं बिल्टी। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? जीटीए केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ट्रक मत समझ लेना। जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ट्रक नहीं है। इसको ऐसे समझो यार, घर शिफ्ट करना है, रोहिणी से मुझे पीतमपुरा जाना है, बाहर से मैं ट्रक लेके आ गया, तो जो ट्रक लेके आ गया ओपनली जो खड़े नहीं रहते, वो ट्रक में लेके आ गया और उसको बोल रहा हूं चल भाई मेरी गुड्स क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो वो जीटीए सर्विस नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने हमें क्या नहीं दिया है, कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कोई बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिया है। वो तो एक नॉर्मल सर्विसेज दे रहा है बेटा हमें, उसके ऊपर तो जीएसटी वैसे ही एग्जम्प्ट है। जीटीए होता है जहां पर हम गुड्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास बुक करते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी इसके बदले हमें क्या देता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में, बिल्टी। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हैं बेटा, बिल्टी। तो मुझे गुड्स भेजनी है बेटा सूरत, मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास बुक करवा दी, महावीर ट्रांसपोर्ट है, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली एक्चुअल नाम बता रहा हूं बेटा, ये दिल्ली यूपी एमपी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम है, इनके पास मैंने गुड्स बुक करवा दी और इसके बदले वो मुझे क्या देंगे, बिल्टी, एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देंगे कि आपकी गुड्स हमारे पास बुक हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं, बिल्टी। ये तो खैर मतलब है जीटीए का। इसमें अमेंडमेंट क्या है, पुराना लॉ क्या था और नया लॉ क्या है? एनी आइडिया पुराना लॉ बेटा? सेशन बस इंटरेक्टिव हो जाता है और कुछ नहीं। क्या था पुराना लॉ? दो केस में होते थे, सिनेरियो 1 सिनेरियो 2। सुनने पे ध्यान दो। जीटीए 12% वाली स्कीम में है या जीटीए 5% वाली स्कीम में है। दो केस बनते थे, जीटीए 12% वाली स्कीम में या जीटीए 5% वाली स्कीम में। क्या डिफरेंस होता था 12% वाली में? 12% वाली में मैं जीटीए हूं बेटा, मैं हूं महावीर ट्रांसपोर्ट, मैं 12% वाली स्कीम में हूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मेरी जितनी भी बेटा इनपुट होंगी मैं उन सबके आईटीसी क्लेम करूंगा, मैं उन सबके आईटीसी क्लेम करूंगा और आउटवर्ड सप्लाई जो मैं दूंगा उसके ऊपर 12% जीएसटी मैं चार्ज करूंगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कंफर्टेबल यही था ना बेटा? पढ़ रखा है ना? एक बार दोबारा बोलता हूं। जीटीए दो टाइप की होती थी कैटेगरी बेटा, 12% वाली स्कीम में है जीटीए, मैं जीटीए हूं, या जीटीए 5% वाली में है। तो पहले 12% वाली को बोलो। अगर जीटीए 12% वाली स्कीम में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है महावीर ट्रांसपोर्ट जीटीए वो जो भी परचेज करेगा उसके ऊपर वो क्या क्लेम करेगा, आईटीसी, और वो जो भी आउटवर्ड सर्विसेज देगा जीटीए सर्विस, उसके ऊपर जीएसटी किस रेट से चार्ज करेगा, 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये होती थी 12% वाली स्कीम। जीटीए में एक स्कीम और होती थी बेटा, कौन से वाली, 5% वाली। जीटीए में एक स्कीम होती थी 5% वाली। 5% वाली स्कीम ये बोलती थी अगर महावीर ट्रांसपोर्ट, थोड़ा नाम प्रैक्टिकल से खेलो, महावीर ट्रांसपोर्ट 5% वाली स्कीम में है, इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब ये होता था महावीर ट्रांसपोर्ट ने जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज ली हैं उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब उसकी आउटवर्ड सप्लाई पे आते हैं। किसकी? महावीर ट्रांसपोर्ट की आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई अगर उन स्पेसिफाइड पर्सन को करी है, नाम याद हो बेटा, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, याद आ रहा है या नकली यहां कर रहे हो? आ रहा है, थोड़ा ही चाहिए मुझे। अगर उनको हम सर्विसेज देते थे, उन सबको इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड पर्सन। उन सबको नाम इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड पर्सन। तो अगर मैं 5% वाली स्कीम पे हूं, दोबारा बोलो, इनपुट के ऊपर मैं कोई आईटीसी नहीं लूंगा,
आउटपुट मैं किसको दे रहा हूं? अगर मैं उन स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहा हूं तो किस पे आता था? आरसीएम। किस चीज पे आ जाता था बेटा? वो आरसीएम। और अगर मैं अदर देन स्पेसिफाइड दे रहा हूं तो फॉरवर्ड चार्ज, एफसीएम। ये था बेटा। रिपीट, आपका जीटीए या तो 12% वाली स्कीम में होगा या जीटीए किस में होगा बेटा? 5%। अगर मैं जीटीए डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो नहीं, दिल्ली मुंबई रोड ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली मुंबई रोड कॉर्पोरेशन, ये एक्चुअल में जीटीए है। मैं रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं। डीएमआरसी 12% वाली स्कीम में है, क्या मतलब है? मतलब क्या है? फॉरवर्ड चार्ज नहीं, इसको किताबी ज्ञान से बाहर निकलो। मैं डीएमआरसी में 12% वाली स्कीम में हूं, क्या मतलब? सर मैं जो भी परचेजेस करूंगा, मैं जो भी इनवर्ट सप्लाई करूंगा, पहले तो मैं उसका क्या लूंगा? आईटीसी लूंगा, और फिर मैं जो अपनी सर्विसेज दूंगा उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? 12% के हिसाब से जीएसटी चार्ज करूंगा, और खुद गवर्नमेंट को मैं जमा करवाऊंगा। फॉरवर्ड चार्ज है, खुद गवर्नमेंट को मैं जमा करवाऊंगा। ठीक है जी, ये तो हो गई 12% वाली स्कीम। 5% वाली क्या होती थी? अगर जीटीए 5% वाली स्कीम में है, बोलो ना बेटा, अगर जीटीए 5% वाली स्कीम में है तो इनवर्ट सप्लाई, ये वाला हाथ इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई के ऊपर मैं कोई आईटीसी नहीं लूंगा। आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर एफसीएम भी हो सकता था, आरसीएम भी हो सकता था, वो डिपेंड करता था सर्विस लेने वाला कौन है। अगर सर्विस लेने वाला वो स्पेसिफाइड पर्सन, सातों को इकट्ठा अपनी तरफ से नाम दे देते हैं, नहीं तो बार बार सात बोलने पड़ेंगे ना बेटा, सात थे वो, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, सात थे बेटा वो। अगर मैं उनको सर्विसेज दे रहा हूं और वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, इंडिया में, उनको सर्विसेज दे रहा हूं और वो कहां पर है? इंडिया में, तो क्या लग जाएगा? आरसीएम। उनके अलावा किसी और को दे रहा हूं, उनके अलावा किसी और को दे रहा हूं तो एफसीएम। ये पुराना लॉ था, जो समझाने में टाइम लग रहा है, ये चेंज नहीं है, ये क्या था? पुराना लॉ। तो 12% तो हमेशा क्या था? हमेशा एफसीएम। बोलो बेटा, 12% हमेशा क्या था? एफसीएम। 5% वाले में स्पेसिफाइड पर्सन थे तो मैंडेटरी आरसीएम था। 5% वाले में अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी के थे तो क्या था? मैंडेटरी आरसीएम। अदरवाइज मैंडेटरी क्या था? एफसीएम। अदरवाइज मैंडेटरी एफसीएम। पुराना लॉ समझ में आ गया। अमेंडमेंट क्या है 5% वाले में? 12% को छेड़ा नहीं, सुनने पे ध्यान दे बेटा, लिखाऊंगा। 5% वाले में क्या आई है साहब? अमेंडमेंट आई है, जीटीए चाहे तो 5% वाले को भी एफसीएम में रख सकता है। जीटीए चाहे तो 5% वाले को हमेशा, सामने वाला स्पेसिफाइड भी क्यों ना हो, जीटीए चाहे तो 5% वाले को भी किस में रख सकता है बेटा? एफसीएम में रख सकता है। बस एक काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले रिटर्न में डिक्लेरेशन दे दे। बाद में बोले जी मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। गवर्नमेंट को ये बोल दे मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। रिटर्न में डिक्लेरेशन दे, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, 1 अप्रैल 2023 मान लेता हूं, 1 अप्रैल 2023 स्टार्ट होने से पहले रिटर्न में डिक्लेरेशन दे कि मैं 5% की स्कीम में हूं और मैं फॉरवर्ड चार्ज में क्या करूंगा? टैक्स जमा करवाऊंगा। सर कब तक देनी है ये डिक्लेरेशन? 15 मार्च तक। 1 अप्रैल से तो स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा उसका, फिर ये डिक्लेरेशन पहले ले ली है उन्होंने। आपका 1 अप्रैल 2023 से करना चाहता है, डिक्लेरेशन कब तक आ जानी चाहिए? 15 मार्च 2023 तक रिटर्न में डिक्लेरेशन दे दे कि 5% की स्कीम में रहेगा और ऑप्ट क्या कर रहा है बेटा? फॉरवर्ड चार्ज। सर अमेंडमेंट क्या आई? पता तो चले अमेंडमेंट क्या आई। क्या 12% में कोई छेड़खानी हुई है? ना। 5% वाले में क्या छेड़खानी हुई है? क्या सर, अगर रिसिपिएंट पहले स्पेसिफाइड पर्सन होता था, बाय डिफॉल्ट क्या लगता था? आरसीएम। कुछ चेक ही नहीं करते थे, बाय डिफॉल्ट ही क्या लग जाता था? आरसीएम। अब डिपेंड करता है, बाय डिफॉल्ट एफसीएम मत बोलना, अब बाय चॉइस है। अब मतलब मैं हूं बेटा महावीर ट्रांसपोर्ट 5% वाली स्कीम में हूं, अगर मैं 15 मार्च तक रिटर्न डिक्लेरेशन दे देता हूं कि मैं 5% वाली स्कीम में रहूंगा और मैं क्या करूंगा? फॉरवर्ड चार्ज, खुद ही क्या करूंगा? टैक्स जमा करवाऊंगा, तो लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। और अगर बेटा ये डिक्लेरेशन नहीं दी तो पुराना लो। अगर डिक्लेरेशन नहीं दी तो पुराना लो। क्या था पुराना लो? स्पेसिफाइड पर्सन है तो आरसीएम, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो एफसीएम। नहीं आया? पक्का?
12% में कोई छेड़खानी नहीं है, 5% में छेड़खानी हुई है, और वो भी काम किसका बढ़ा है, सर्विस रिसिपिएंट का या जीटीए वाले का? पता तो रहे जीटीए वाले का क्या काम बढ़ गया। महावीर ट्रांसपोर्ट 5% वाली स्कीम में, नाम प्रैक्टिकल खेलना, हमेशा एक्स वाई का भी मत खेलना, महावीर ट्रांसपोर्ट ये 5% वाली स्कीम में आना चाहता है, और एफसीएम में क्या आज के टाइम आ सकता है? यस, पहले नहीं आ सकता था, आज के टाइम आ सकता है। काम क्या करना पड़ेगा? 15 मार्च तक रिटर्न में क्या कर दे, डिक्लेरेशन दे दे। डिक्लेरेशन कहां दूं, फेसबुक पे बेटा या कहां, इंस्टाग्राम पे? ये भी तो पता हो डिक्लेरेशन देनी का आईसीआई को। तो किसको डिक्लेरेशन देनी है? पोर्टल, जीएसटी का सर्वा कौन है, कॉमन पोर्टल, वहां पर क्या कर दे भाई, डिक्लेरेशन दे दे कि हम 5% वाली स्कीम में रहेंगे और हम एफसीएम में आना चाहते हैं। तो हम किस में आ जाएंगे बेटा, एफसीएम। अगर ऐसा कुछ नहीं करा तो क्या चलेगा बेटा, आपका आरसीएम। ये एक मेजर अमेंडमेंट है जिसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है। पूछूं? आप प्लीज बोलें बेटा, पहले क्वेरी फिर उसके बाद इकट्ठा लिखेंगे। मैं पक्का बच्चे की क्वेरी सुने सर, 23-24 में मुझे लगा मैं एफसीएम में आ जाता हूं, 5% वाली स्कीम ले लेता हूं, एफसीएम में आ जाता हूं, रिटर्न डिक्लेरेशन दे दी, मैं 23-24 में एफसीएम में आ गया, मुझे 23-24 में पसंद नहीं आई, मैं 24-25 में इससे बाहर निकलना चाहता हूं। 24-25 की डिक्लेरेशन मत देना। डिक्लेरेशन नहीं दी तो पुराना लॉ चलता रहेगा ना। पुराना लॉ क्या था, स्पेसिफाइड पर्सन है तो आरसीएम, और अदरवाइज क्या लग जाएगा बेटा फिर आपका एफसीएम। नहीं, 5% वाले में तो आईटीसी है ही नहीं, 5% वाली स्कीम में आईटीसी है ही नहीं, चाहे टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में जमा हो, चाहे टैक्स आपका रिवर्स चार्ज में जमा हो। सर थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ ना, कब 12 लेना चाहिए और कब 5 लेना चाहिए? किताबी ज्ञान तो आ गया समझ में। फिर एक बार लास्ट टाइम मैं किताबी ज्ञान और बोल दूं, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं आप लोग। जैसे 12% वाली स्कीम पे आओ, 12% वाला पुराना भी लो यही था, नया भी यही है, पर लो बता दो क्या था। अगर मैं जीटीए 12% वाली स्कीम में हूं, व्हाट डज इट मीन? इनवर्ड के मैं क्या लूंगा बेटा, सारे आईटीसी लूंगा, आउटवर्ड के ऊपर मैं बेटा क्या करूंगा, जीएसटी जमा कराऊंगा 12% के हिसाब से अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फुल स्टॉप। आ जाओ 5% वाली स्कीम। अगर मैं 5% वाली स्कीम पे हूं तो इनवर्ड के मुझे क्या नहीं मिलेंगे, आईटीसी नहीं मिलेंगे, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, मैं आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। आउटवर्ड सप्लाई अब डिपेंड करता है, क्या मैंने एफसीएम के लिए ऑप्ट कर लिया? अगर मैंने 15 मार्च तक डिक्लेरेशन दे दी तो क्या आ जाएगा बेटा, इस 5% वाले पे एफसीएम। अगर डिक्लेरेशन नहीं दी तो क्या चलेगा बेटा, आपका आरसीएम। ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है ना। मैंने 23-24 के लिए मैं आना चाहता हूं, डिक्लेरेशन दे दी, 24-25 के लिए मैं नहीं चाहता, मत दो, ठीक है। अब सर कब पर्सन 12% वाली में जाता होंगे, कब पर्सन 5 वाली में जाते होंगे? एक्सपर्ट्स बैठे हैं बेटा सामने। टेक द एग्जांपल ऑफ जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 1000 से ऊपर ट्रक हैं। अगर वो 5% वाली स्कीम में आ जाए, जयपुर गोल्डन, 1000 ट्रक के परचेज का आईटीसी लैप्स हो जाएगा। एक ट्रक 30-40-50 लाख रुपए का तो आता होगा, 18% उनके ऊपर जीएसटी होता है, मशीनरी जितनी भी कार वारा या ट्रक हैं, तो एक ट्रक 50 लाख का, 18% का जीएसटी, 9 लाख रुपए एक ट्रक पे। 1000 से ऊपर ट्रक है, उसका करोड़ों रुपए का आईटीसी क्या हो जाता, लैप्स हो जाता, अगर वो 5% वाली स्कीम में आता। तो बड़े जो आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बट ऑब्वियस सी बात है वो किस पे पाएंगी, 12 पे। क्यों अपना आईटीसी लूज करें? और एक मैं छोटा सा ट्रांसपोर्ट कंपनी, 4-5 बेटा मेरे पास क्या है, ट्रक है, होता रहे लैप्स। आईटीसी क्या होता है, लैप्स होता रहे। 12 से घट के कितना परसेंट हो रहा है बेटा, 5% हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम ज्यादा है, चलो 12% स्कीम पे। आपका वॉल्यूम छोटा है बेटा, चलो किस पे साहब, 5% स्कीम पे। अमेंडमेंट क्लियर हुई या नहीं हुई कि एग्जाम में वो कैसे मर्जी घुमा दे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आई थिंक पुराना लॉ ना लिखवा के सीधा अपडेटेड लॉ लिखवाऊं ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। पुराना तो बता दिया मैंने क्या था, अब सीधा अपडेटेड लॉ लिख लेते हैं बेटा। सेंटर में लिखें जीटीए सर्विस, जीटीए सर्विस। ऐसे लिख दें 12% स्कीम,
5% स्कीम, स्कीम का मतलब अब समझ में आ गया ना आपको। 12% स्कीम, 5% स्कीम। 12% स्कीम का मतलब पूरा आंसर लिख लो, अपडेट के साथ साथ सारा रिवाइज भी कर लेंगे ना, लगे हाथ बेटा। इसका मतलब क्या है 12% स्कीम का मतलब? आईटीसी अवेलेबल या नॉट अवेलेबल मिलेंगे। आउटपुट टैक्स कितने परसेंट से? आउटपुट टैक्स कितने परसेंट से? बोला करो बेटा, आउटपुट टैक्स कितने परसेंट से? 12। क्या लगेगा? ऑलवेज एफसीएम, आरसीएम या इच्छा है? ऑलवेज एफसीएम। अच्छा, ये पता है ना कि पे का मतलब होता है पे टू गवर्नमेंट। आधे बच्चे तो इसमें उलझे रहते हैं। लाइफ टाइम याद रखना, जब भी कहीं लिखा ना हु विल पे जीएसटी, हु विल पे जीएसटी, पे का मतलब क्या होता है? पे टू गवर्नमेंट। मैंने आपको पढ़ाया, अपनी सर्विस का नाम है कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर सर्विस। ट्यूशन बच्चों वाली भाषा में, पढ़ी लिखी भाषा में नाम क्या है इसका? कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर सर्विस। मैंने आपको पढ़ाया, इस पे जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज पे है ये। हु विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट? मैं। बच्चा क्लास के बाद बहस कर रहा होता है, सर जेब से तो हमारी गया, आपने हमसे क्या कर लिया? जीएसटी रिकवर कर लिया, जेब से तो हमारे गया, पे तो हम कर रहे हैं। आप पे नहीं कर रहे हैं, आप रिम्बर्स कर रहे हैं। इसमें उलझे रहते हैं बच्चे कि पे नहीं कर रहे हैं, आप मुझे क्या कर रहे हैं बेटा? रिम्बर्स। पे का मतलब क्या होता है? पे टू गवर्नमेंट। पे का मतलब क्या होता है? पे टू गवर्नमेंट। तो इस केस में गवर्नमेंट को कौन जमा करवाएगा? जीटीए। ठीक है। 5% वाली स्कीम क्या होती है? 5% वाली स्कीम आईटीसी मिलेगा ही नहीं। आउटपुट पे टैक्स रेट, ऑल्दो आपको रेट याद नहीं करने होते पर नॉलेज के लिए पता रहना चाहिए। आउटपुट पे टैक्स रेट क्या होगा भाई? 5%। अब ये क्या चेंज आया है? ये आरसीएम में भी हो सकता है, ये एफसीएम में भी हो सकता है। ये चेंज आया है। पहले मैंडेटरी क्या था? मैंडेटरी आरसीएम। ये एफसीएम में भी हो सकता है, ये आरसीएम में भी हो सकता है। एफसीएम में कब होगा बेटा? एफसीएम में कब होगा? प्रोवाइड्स अ रिटर्न डिक्लेरेशन, provides a written declaration. क्लियर? एल्स अदर केसेस में क्या लग जाएगा बेटा आपका? आरसीएम। एफसीएम में जीटीए विल पे जीएसटी, जीटीए विल पे जीएसटी। आरसीएम में बेटा रिसिपिएंट विल पे जीएसटी। एफसीएम जीटीए विल पे जीएसटी, पे का मतलब फिर बोल रहा हूं पे टू गवर्नमेंट, यहां सीधा रिसिपिएंट देगा। देखें, एक एग्जांपल बनाओ। एक है बेटा आपका जियो फास्ट ट्रांसपोर्ट, जीटीए है सब ये। जीटीए 1 पंजाबी बाग ट्रांसपोर्ट सेंटर है बेटा। ये जियो फास्ट ट्रांसपोर्ट जीटीए 1। एक ले लो बेटा आपका जयपुर गोल्डन, ये हॉस्पिटल मत समझ लेना, ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है ये। जयपुर गोल्डन, ये हो गया जीटीए 2। एक और जीटीए ले लो, महावीर ट्रांसपोर्ट ले लो, महावीर ट्रांसपोर्ट, ये है जीटीए 3। मुझे सिस्टम बताना कैसे चलेगा।
इसने ऑप्ट कर रखी है 12% स्कीम, पहले वाले ने क्या ऑप्ट कर रखी है 12% स्कीम, दूसरे वाले ने ऑप्ट कर रखी है बेटा आपके साथ 5% वाली स्कीम और रिटर्न डिक्लेरेशन दे दी कि भैया टैक्स मैं ही जमा कराऊंगा, रिटर्न डिक्लेरेशन दे दी कि टैक्स मैं ही जमा करवाऊंगा। इसने ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं दी तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, वो आरसीएम। वो मान के चल रहा हूं स्पेसिफाइड पर्सन है, रिसिपिएंट क्या है स्पेसिफाइड पर्सन। तो एक सर्विस रिसिपिएंट बना देते हैं। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ओढ़नी साड़ी पीतमपुरा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहा है बेटा वो। एग्जाम्पल जान के प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, ये XYZ से बाहर निकल जा रहे हैं किताबी ज्ञान से। ओढ़नी गुप्ता जी हैं बेटा ये कौन है? ये नालायक है सर्विस रिसिपिएंट। सर्विस देने वाले जीटीए, सर्विस लेने वाले बेटा ओढ़नी साड़ी प्राइवेट लिमिटेड। सर्विस कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर्विस देने वाला जीटीए, सर्विस लेने वाला बेटा आपका ओढ़नी साड़ी। सर्विसेज कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, दैट इज जीटीए सर्विस। एक तो इसने इसको सर्विस दी, एक मैंने इससे सर्विस ली, मैं ओढ़नी साड़ी हूं ऐसे महसूस कर लो। ये भी तो हो सकता है मैंने इससे ली। इसकी वैल्यू ऑफ सर्विस थी 10,000, इसकी वैल्यू ऑफ सर्विस थी कुछ भी ले लो 8,000, इसकी वैल्यू ऑफ सर्विस है आपका 15,000। ये जीएसटी रजिस्टर्ड है बेटा एक्चुअल में। आप साफ साफ राइटिंग में लिख लेना। 3 जीटीए ले लिए मैंने। पहला जीटीए 12% वाली स्कीम में है, दूसरा जीटीए बेटा 5% वाली स्कीम में है। उसने रिटर्न में डिक्लेरेशन दे दी कि टैक्स मैं ही जमा कराऊंगा। डिक्लेरेशन कब तक जाती है? भूल गया मैं, रिवाइज कराओ। डिक्लेरेशन कब तक जाती है? 15 मार्च तक। तो ही 1 अप्रैल से आप किस में आओगे बेटा? एफसीएम में आओगे। और तीसरा जीटीए कह रहा है जी मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा, वो नॉर्मली चल रहा है वो, तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा? आरसीएम। अब ये 3 सर्विसेज अवेल करी है ओढ़नी साड़ी में बेटा। मुझे ये बताओ किस किस केस में एफसीएम, किस किस केस में आरसीएम। जहां जहां एफसीएम है तो जीएसटी निकालो, जहां जहां आरसीएम है तो जीएसटी निकालो। एंड हु विल पे जीएसटी। मैक्सिमम केस हो गया, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकते। इससे ज्यादा क्या केस बनेंगे ना, मैक्सिमम हो गया। चलो जी पहले वाले केस में बोलो, वैल्यू ऑफ सर्विस 10,000, जीएसटी किस रेट से लगेगा? 12%। लगा दो 12। इंट्रा स्टेट होता तो 6%, इंटर स्टेट होता तो आईजीएसटी 12। उस झगड़े में मैं जाना नहीं चाह रहा। तो इस केस में कितना हो जाएगा? 1200, 11,200। ये जीएसटी कौन जमा करवाएगा? गवर्नमेंट। पे का मतलब गवर्नमेंट। ऑल्दो सुनो प्रैक्टिकली तो क्या हुआ होगा, जियो फास्ट ने ओढ़नी साड़ी से कितने ले लिए होंगे? 11,200। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, बर्डन सामने वाले के ऊपर जाएगा। तो अब जियो फास्ट ने तो ओढ़नी साड़ी से कितने ले लिए होंगे बेटा? 11,200। गवर्नमेंट को ये 1200 कौन जमा करवाएगा? जियो फास्ट। एफसीएम है बेटा, पेड बाय जियो फास्ट। कब तक जमा होता है? अगले महीने की 20। क्या कर रहे हो भाई? अगले महीने की 20 तारीख तक नहीं जमा करा पाए तो कोई नहीं, दे देना, क्या जल्दी है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। इंटरेस्ट में भी चेंज हुआ है। फिलहाल इस पे आओ। पेड बाय जियो फास्ट ट्रांसपोर्ट अंडर एफसीए। ये चेंज से पहले भी यही था, चेंज के बाद भी। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये तो मैंने प्रैक्टिस करा दी। आगे आओ, सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले पे बताओ। पहले 5% बाय डिफॉल्ट किस पे होता था? आरसीएम पे। पहले 5% किस पे होता था बाय डिफॉल्ट? आरसीएम। अब ऐसा नहीं है, अब इसने रिटर्न में डिक्लेरेशन दे रखी है जयपुर गोल्डन ने बेटा। तो इस केस में पहले तो जीएसटी लगा दो। 5% कितना हो गया? 400। और ये 400 कौन जमा करवाएगा? पेड बाय जयपुर गोल्डन अंडर एफसीएम। क्लियर?
लास्ट वाला बोलना बेटा, लास्ट वाला। इस केस में जीएसटी लगेगा 5%, 750। पेड बाय होम, पेड बाय होम, ओढ़नी साड़ी, आरसीएम है ना, पेड बाय ओढ़नी अंडर आरसीएम। एक लाइन में क्रक्स क्या निकल के आया? पहले 5% वाली स्कीम मैंडेटरली किस में चली जाती थी? आरसीएम में। अब सप्लायर जीटीए वाले के पास ऑप्शन है, अगर वो खुद लायबिलिटी अंडरटेक करना चाहे तो बेटा एफसीएम, खुद ना चाहे तो आरसीएम। सब्जेक्ट टू आरसीएम की बाकी कंडीशन वो थी कि रिसिपिएंट क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड आपका पर्सन एंड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बोले बेटा, बच्चे की क्वेरी, सर अब मैं ओढ़नी साड़ी, मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं जियो फास्ट वाले से भी सर्विस ले सकता हूं, मैं जयपुर गोल्डन वाले से भी सर्विस ले सकता हूं, मैं महावीर ट्रांसपोर्ट से भी सर्विस ले सकता हूं। बीइंग ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, साधारण समझ का आदमी, किससे ले? जो एफसीएम वाले से है उससे लो। आरसीएम वाले में तो हमें ही क्या करना पड़ रहा है? हमारे प्रोसीजरल कंप्लायंस बढ़ रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट डिटेल में क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे। खुद ही पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो बेटर क्या है बेटा? अगर मैं एसएससी हूं, मैं ओढ़नी साड़ी हूं, तो या तो जयपुर गोल्डन से ले लो या किससे ले लो बेटा? जियो फास्ट से, क्योंकि उसमें प्रोसीजरल कंप्लायंस मेरे नहीं होंगे, उसमें प्रोसीजरल कंप्लायंस मेरे नहीं होंगे। प्रोसीजरल कंप्लायंस किसके होंगे? सप्लायर के। जबकि लास्ट वाले में प्रोसीजरल कंप्लायंस क्या होगा बच्चे? मेरा होगा। बोले 12% वाले से भी क्यों लेगा? 5% वाले से क्यों नहीं है? मुझे ट्रांसपोर्ट करना है बेटा किसी ऐसी जगह वहां 12% वाले ट्रांसपोर्टर ही नहीं है। ट्रांसपोर्टर के भी पता है ना, एरिया बटे होते हैं प्रैक्टिकली। जयपुर गोल्डन आपको क्या लग रहा है? पूरे इंडिया में आपको दिल्ली से कोच्चि केरल भेजना है, जयपुर गोल्डन है बेटा कहां पर? आपका दिल्ली एनसीआर में। तो हो सकता है ना कि आपको जो सर्विस प्रोवाइडर 12% वाला अवेलेबल ही ना हो जहां पर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। माइंड अप हुआ बेटा ये अपडेट नंबर 2 जीटीए सर्विस। एनी इफ्स एंड बट्स कितने हो गए? इकट्ठे भी करते रहना। सबसे पहला कौन सा था? कंपनसेटरी सेस। कंपनसेटरी सेस लेवी करने की ड्यूरेशन बढ़ गई। रिवाइज करते रहो और आगे बढ़ते रहो 31 मार्च 2026 तक। बट रिम्बर्समेंट की ड्यूरेशन नहीं बढ़ी है। स्टेट गवर्नमेंट को वही 5 साल 2022 तक ही रिम्बर्स होगा। खत्म। जीटीए सर्विस 12% वाले में कोई चेंज नहीं। 5% वाला पहले मैंडेटरीली किस में आता था बेटा? आपका आरसीएम। अब मैंडेटरीली आरसीएम नहीं है। सप्लायर अगर अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लेना चाहता है, ही कैन डू सो। रिटर्न में डिक्लेरेशन दे दे, ही कैन डू सो। तो हो जाएगा बेटा एफसीएम। एल्स क्या चलता रहेगा बेटा? आपका आरसीएम। मेकिंग सेंस? ऐसे ठीक है ना बेटा? या सीधा बस एक प्लेन लैंग्वेज में बताता रहा हूं क्या अमेंडमेंट है। ऐसे थोड़ी बेटर समझ में आती है कि सारी इंटरप्रिटेशन समझ में आए। चले मूव ऑन, आगे आओ। मेगा एग्जम्पशन, इसमें तो हद ही है भाई। मेगा एग्जम्पशन मतलब सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये भी है, सुन लीजिए, पहली बार सुनाओ। सबसे मेजर चैप्टर ये है, बैकबोन है ये। सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पॉपुलरली नोन एज, इसका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग। मेगा एग्जम्पशन। क्या कर रहे हो यार? सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पॉपुलरली नोन एज मेगा एग्जम्पशन। सर कहां लिखी है ये मेगा एग्जम्पशन? नोटिफिकेशन नंबर याद है? ये अमेंडमेंट क्लास है बेटा, ये पता होगा ना। ये नॉर्मल क्लास नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, ये अमेंडमेंट अपडेट क्लास है। ये कौन सी नोटिफिकेशन नंबर में था ये? 12/2017 सीटी रेट और नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 आईटी रेट।
सर्विसेज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ये लिखी कहां पर है कि कौन कौन सी सर्विस जीएसटी में एग्जाम्प्ट होंगी? कहीं गलती से पढ़ने का मन कर जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है तो पढ़े कहां पर? सर हम तो गूगल कर लेंगे, हम टीचर के नोट्स ले लेंगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में टीचर वीचर के नोट्स नहीं, बेरेक्ट चलना होता है। अब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे अंडर क्या कर रहे हैं बेटा, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं पीडब्ल्यूसी में, केपीएनजी ने, उसने बोल दिया जरा लेके आइयो मेगा एग्जामिशन, आपको यही नहीं पता मैं लेके कहां से आऊं, इसका सोर्स तो पता हो ये है कहां पर। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, दूसरा नोटिफिकेशन नंबर 9/2017, ये सीटी रेट, आईटी रेट। जब तुम इस हिसाब से देख रहे हो तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा ऐसे पढ़ते कैसे हैं। क्या मतलब है बेटा 12/2017 का? नालायक। 2017 में ये नोटिफिकेशन आई थी, 2017 में और भी आई होंगी, इसका नंबर क्या है? 12। ऐसे ही ये 2017 में आई थी, और भी आई होंगी, इसका नंबर क्या है? 9। सर फिर ये क्या ड्रामा है? सीटीआर, आईटीआर, सीटी सीजीएसटी एक्ट वाला, सेंट्रल इंट्रा स्टेट सप्लाई पे तो ये लगेगा ना सीटीआर, फिर ये क्या होगा? इंटीग्रेटेड वाला। भाई बिना इसके आंसर मत लिखना, 6 महीने कब आगे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मेगा एग्जामिशन में इसको तो रेफर करना पड़ेगा कि एग्जाम्प्ट किसके कारण है, इसके कारण एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है क्योंकि टीचर ने पढ़ा दिया एग्जाम्प्ट है। वो टीचर क्या करेगा इसमें? लो किसके कारण एग्जाम्प्ट है? इसके कारण। आपको फिलहाल यही याद करनी होती है। स्टूडेंट लेवल पे ये पढ़ाया जाता है, पर मैंने दोनों बता दिया। ये सीटी का मतलब सेंट्रल टैक्स, आईटी का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। ये आईजीएसटी पे लगता है, आईजीएसटी की एग्जम्पशन देता है, ये सीजीएसटी की देता है। ठीक है, हाँ सर करो शुरू। मेगा एग्जम्पशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं? देश जहान के भर भर के चेंजेस हैं, 100 नंबर का पेपर इसमें से बना दो, मतलब इतने ज्यादा इसमें चेंजेस हैं। सर याद दिलाता हूं आपको, सबसे पहला चेंज, नंबर में आप 3rd डालना, सीक्वेंस कंटिन्यूटी में रहे बेटा। पहला क्या था? कंपनसेटरी, दूसरा जीटीए। ऊपर ध्यान दो, सुनने पे लिखते रहना बाद में, ऊपर ध्यान दो। पुराना लॉ होता था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। हिंदी में, अगर रेजिडेंशियल हाउस को मैंने लेट आउट करा है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जीएसटी एग्जाम्प्ट। हाँ करो, ना भी बताओ हाँ कर दो, ये लो था, मैं मान के चल रहा हूं, पढ़ रखा है। लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, पर्पस क्या था? रेजिडेंशियल पर्पस वाज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट है, तो जीएसटी क्या होता था बेटा? आपका एग्जाम्प्ट होता था। एक 4 फ्लोर का मेरे पास रेजिडेंशियल हाउस है, पहला फ्लोर मैंने रहने के लिए किराए पे दे रखा है, जीएसटी एग्जाम। दूसरा तीसरा फ्लोर मैंने रहने के लिए किराए पे दे रखा है, जीएसटी एग्जाम। चौथे फ्लोर पे ऑफिस खुला हुआ है, चौथे फ्लोर पे ऑफिस खुला हुआ है, तो क्या पढ़ते थे क्लास में बेटा? हाउस रेजिडेंशियल है, पर्पस कमर्शियल है। हाउस रेजिडेंशियल है, पर्पस क्या है? कमर्शियल है, मेगा एग्जम्पशन नहीं लगेगी। जीएसटी क्या हो जाएगा बेटा? अप्लाई होगा। मैंने छत किराए पे दे दी टेलीकॉम कंपनी को, छत किराए पे दे दी टेलीकॉम कंपनी को, टावर लगाने के लिए, लगे नहीं होते छतों पे, उसको किराए पे दे दिया। हाउस रेजिडेंशियल है, पर्पस क्या है? कमर्शियल। उस केस में क्या लगेगी बेटा? आपकी जीएसटी लगेगी। हाउस मेरा रेड लाइट के ऊपर था, फ्रंट साइड मैंने किराए पे दे दी बेटा एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। हाउस मेरा मेन लोकेशन पे था, मैंने फ्रंट साइड बैक साइड किराए पे दे दी होर्डिंग लगाने के लिए, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। हाउस रेजिडेंशियल है, पर्पस क्या था? कमर्शियल। उस केस में जीएसटी लगता था। पुराने लोग बता रहा हूं अभी। तो जीएसटी एग्जम्प्ट कब था? जीएसटी एग्जम्प्ट कब था? रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल पर्पस। वर्ड यूज करा था उन्होंने ड्वेलिंग, हम हाउस यूज कर लेते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बेटा। रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल पर्पस, जीएसटी वाज एग्जम्प्ट। ठीक, ये था पुराना लॉ। अब नया लॉ सुनो क्या है और चेंजेस बताना क्या हुए हैं। रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल पर्पस एग्जम्प्ट। रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल पर्पस एग्जम्प्ट एक्सेप्ट लेट आउट टू अ पर्सन who is registered person, except, ये लाइन नहीं जुड़ी है, except let out to a person who is registered person। रजिस्टर्ड कहां पर होगा जी? बस शुक्र है, तो पता है रजिस्टर्ड कहां पर, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। रजिस्टर्ड कहां पर होगा बेटा? जीएसटी में। पुराना लो क्या था? पुराना
रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस, करेक्ट में बोलो, रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस, रजिस्टर्ड है नहीं है कुछ चेक नहीं करना था, रेजिडेंशियल हाउस आपका बेटा रेजिडेंशियल पर्पस ऑलवेज जीएसटी एग्जाम्प्ट। अब क्या कानून आ गया, रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस वैसे तो एग्जाम्प्ट है, एक्सेप्ट अगर रिसिपिएंट कौन है, जीएसटी रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट टीनेंट, अगर रिसिपिएंट कौन है, जीएसटी रजिस्टर्ड, तो इसके ऊपर क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी आपका चार्ज होगा। क्लास में मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था कि साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके ऑडिट करने गए, इन्होंने अपने डायरेक्टर्स के लिए क्या कर रखे हैं बेटा, रेजिडेंशियल फ्लैट किराए पे ले रखे हैं। इन्होंने अपने डायरेक्टर एम्प्लॉय के लिए क्या कर रखे हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट किराए पे ले रखे हैं। किराए पे देने वाले आप लोग, समझने के लिए, किराए पे देने वाले आप, किराए पे लेने वाला कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी। अपने क्लाइंट बता रहा हूं, ये कौन कौन से क्लाइंट हैं जिनके ऑडिट करे हैं। प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड हूं बेटा मैं, शिव एंड एसोसिएट फर्म का नाम है, तेरा पार्टनर है, क्लाइंट है ये हमारे, इसलिए मैं एग्जांपल में एबीसी कभी लेता ही नहीं, एग्जांपल में मैं प्रैक्टिकल लाइफ के लेता हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए फ्लैट क्या कर रखे हैं, किराए पे ले रखे हैं। किराए पे देने वाला कौन, आप लोग, हाउस होल्ड। किराए पे लेने वाला कौन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कौन है, जीएसटी रजिस्टर्ड। क्या चीज किराए पे ली है, रेजिडेंशियल हाउस। क्या चीज किराए पे ली है, रेजिडेंशियल हाउस। ऑफिस खोलेगा डायरेक्टर की रहने के लिए, एम्प्लॉय के रहने के लिए, हाउस रेजिडेंशियल है, पर्पस रेजिडेंशियल है, पर किराए पे लेने वाला कौन है, आपका रजिस्टर्ड पर्सन है। जीएसटी क्या होगा बेटा आपका, आज के टाइम चार्ज होगा। बच जाता था पहले, क्योंकि पहले लिखा क्या था, बस रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस, रिसिपिएंट कोई भी हो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। तो मैं बोलता था ये रडार पे है गवर्नमेंट के, ये कभी भी क्या होगा बेटा, ये टैक्सेबल होगा। एक दो एग्जांपल और देता हूं। पंजाब एंड सिंध बैंक, एक्चुअल में कहानी के पत्र काल्पनिक नहीं है बेटा, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन्होंने भी रेजिडेंशियल हाउस क्या कर रखे हैं बेटा, किराए पे ले रखे हैं। सर ये करते क्या है, ये हाउस का करते क्या है, गेस्ट हाउस ओपन करवा रखे हैं अपने बीएम बोर्ड, आपके बेटा ब्रांच मैनेजर के लिए, जेडएम, इन्होंने जोनल मैनेजर के लिए क्या कर रखे होते हैं, किराए पे ले रखे होते हैं, और उनको अकमेंडेशन दे रखी होती है। किराए पे देने वाला एक हाउस होल्ड है, किराए पे लेने वाला कौन है, पंजाब एंड सिंध बैंक। जीएसटी रजिस्टर्ड है, क्या चीज किराए पे ली है, रेजिडेंशियल हाउस। किस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। पर अब की बार रिसिपिएंट क्या है, जीएसटी रजिस्टर्ड है। आज के टाइम क्या हो जाएगा बेटा, आज के टाइम इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। जबकि पुराने लॉ में अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट से पहले बच जाता था, टेनेंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी क्या नहीं होगा साहब, चार्ज नहीं होगा। दिक्कत समझ में आई। दीपक जैन, नाम बता दूं, दीपक जैन जीएसटी रजिस्टर्ड हूं। ध्यान से सुनना क्या प्रैक्टिकल दिक्कत आई उन दोनों एग्जाम्पल में, और इसमें डिफरेंस बताना मुझे क्या है। एक तो मैंने कौन सा दिया, पंजाब एंड सिंध बैंक दे दिया, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे दिया। कोई भी कॉर्पोरेट ले लो बेटा, बोकारो स्टील ले लो झारखंड में, उन्होंने भी क्या कर रखे हैं, फ्लैट क्या कर रखे हैं बेटा, किराए पे ले रखे हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। WIPL ले लो, वेव इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड यूपी, इन्होंने भी क्या कर रखे हैं अपने एम्प्लॉय के लिए बेटा, फ्लैट किराए पे ले रखे हैं, वो सब जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है। एक तो वो एग्जाम्पल, एक अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना क्या है और मुझे डिफरेंस बताना अगर समझ में आए। दीपक जैन जीएसटी रजिस्टर्ड, मैं क्या हूं साहब, जीएसटी रजिस्टर्ड हूं। आप लोगों से, किराए पे देने वाला कोई भी हो सकता है, मैंने आप लोगों से रेजिडेंशियल हाउस किराए पे ले लिया अपनी पर्सनल रेजिडेंस के लिए। आप लोगों से मैंने क्या ले लिया बेटा, रेजिडेंशियल हाउस किराए पे ले लिया अपनी पर्सनल रेजिडेंस के लिए। जीएसटी लगेगा आज भी मेगा एग्जम्पशन में, क्यों, रिसिपिएंट क्या है, जीएसटी रजिस्टर्ड है। पर इसमें एक चीज मिसिंग है, बिजनेस एलिमेंट। मतलब बाकी सब एग्जाम्पल दिमाग में लाओ, पंजाब एंड सिंध बैंक वो कहीं ना कहीं बिजनेस एलिमेंट है, अपने स्टाफ के लिए ले रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं उसमें भी बिजनेस एलिमेंट है, अपने एम्प्लॉइज के लिए ले रहा है। WIPL वेव इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, वो भी कहीं ना कहीं क्या ले रहा है बेटा, अपने स्टाफ के लिए ले रहा है। मैं अगर अपने स्टाफ के लिए ले लूं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंशियल हाउस मैंने अपने एम्प्लॉइज के लिए लिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी लगेगा। मैं खुद अपने लिए ले रहा हूं तो लो ने मान के चला ये पर्सनलाइज नेचर की सर्विस है। सीमा गुप्ता 2022 दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है बेटा, याद कर लेना। सीमा गुप्ता 2022 दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, जीएसटी शैल नॉट अप्लाई। बच गए, यानी कि कहीं ना कहीं क्या मान ली, पर्सनलाइज नेचर की मान ली। और बात भी ठीक है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड है ये भी तो कहीं रहते होंगे या पार्कों में सोते हैं,
अरे मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं तो मैं भी तो कहीं रह रहा हूँ। एक मिनट के लिए मान लो किराए के मकान में रह रहा हूं, अब मैंने किराए के मकान में रह रहा हूं, उसके ऊपर क्या लग रही है? जीएसटी लग रही है। भाई इसके ऊपर क्यों ले रहे हो? ये मेरे पीएनएल में तो आएगा नहीं, पीजीबीपी में। मैं पीजीबीपी थोड़ा मान के चल रहा हूं, बिजनेस के खर्चे आते हैं ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना पीएनएल बनाएगा, उसमें खर्चे क्लेम करेगा। WIPL बेटा अपना पीएनएल बनाएगा, उसमें खर्चे क्लेम करेगा। अब मैं जब अपना पीएनएल बना रहा हूँ दीपक जैन को खर्चा थोड़ी ना लूंगा मैं, वो पर्सनल है भाई। एम्प्लॉय के लिए होता तो बिजनेस से कनेक्टेड हो जाता, जबकि पर्सनल है वो खर्चा मैं क्लेम नहीं करूंगा। अननेसेसरी क्या लग रही थी? जीएसटी लग रही थी। बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट ने फिट डिसाइड करा कि इसका नाम याद कर लेना, भूल गया। सीमा गुप्ता। किस साल डिसाइड हुआ? 2022। किसने डिसाइड करा? दिल्ली हाई कोर्ट। ये अमेंडमेंट है। क्या है बोलो? क्या बोले? कमर्शियल वाले में कोई चेंज है? सर छेड़ा ही नहीं। कमर्शियल पहले भी टैक्सेबल, अब भी। कहीं कमर्शियली भूल जाओ। मैं रेजिडेंशियल पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में कमर्शियल आ गई, सर ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। कमर्शियल तो पहले भी टैक्सेबल थी, कमर्शियल अब भी टैक्सेबल है। चेंज किसमें आया है? रेजिडेंशियल में चेंज आया है। पुराना क्या था? पुराने क्रक्स फॉर्म में, पुराने में टेनेंट चाहे जीएसटी रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस है, जीएसटी क्या होता था बेटा आपका? हमेशा एग्जाम्प्ट होता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको चेक करना पड़ेगा टेनेंट जीएसटी रजिस्टर्ड है या टेनेंट जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। एग्जाम दिमाग में रखना। एयरपोर्ट अथॉरिटी सर ने बताया, पंजाब एंड सिंध बैंक सर ने बताया, कुछ दिमाग में चलाना, कहीं ऐसे पढ़ते रह जाओ, नहीं कुछ नहीं हासिल होना ऐसे पढ़ने से बेटा। वहां पर पता चलेगा सर क्या है, रिसिपेंट क्या है? जीएसटी रजिस्टर्ड। क्या लगेगा उसके इसमें? जीएसटी लगेगा। अदरवाइज इसके अलावा बेटा आपका अनरजिस्टर्ड है। टेनेंट क्या है? अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नहीं लगेगा। मेगा एग्जाम्पशन में क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है। रेड विद सीमा गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट। जीएसटी रजिस्टर्ड तो है पर पर्सनलाइज नेचर की सर्विस ले रहा है। जीएसटी रजिस्टर्ड तो है पर पर्सनलाइज नेचर की सर्विसेज ले रहा है। जीएसटी कंटिन्यू टू बी एग्जाम्प्ट। सीमा गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट 2022। नहीं आया तो अब एग्जामिनर कहीं से कहीं तक पूछ ले बेटा, इससे फालतू परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकते। आपकी तरफ से इफ्स एंड बट्स बोलो, फिर इकट्ठा लिखवाऊं मैं। कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो पर्क्स बेटा डायरेक्ट टैक्स में होते हैं ना, मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं। आराम आराम से चलते हैं, बोलो धीरे धीरे। कंपनी ने WIPL वेव इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हाउस क्या करा? किराए पे लिया। पक्ष तो तब होती है जब मैं एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दूंगा, तो जीएसटी अलग है बेटा, पर्क अलग है। वो पर्क तो सैलरी हेड में जाएगा ना, और वो एम्प्लॉय के हेड में टैक्सेबल होगा। मैं बोलता हूं, समझ गया मैं। सर एक तो है किराए पे देने वाला लैंडलॉर्ड, ठीक, किराए पे लेने वाला टेनेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या चीज किराए पे ली? फ्लैट किराए पे लिया। राउंड फिगर 1 लाख रुपए ले रहा हूं, वैल्यू रेंट। तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, सर क्या इसके ऊपर आज के टाइम जीएसटी लगेगा? ये जीएसटी रजिस्टर्ड है बेटा। पहला क्वेश्चन सुनते चलो, क्या जीएसटी लगेगा? यस, आज के टाइम इसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। कितने परसेंट से? रेट आपको याद नहीं करने, 18%, 18,118। यहां तक की कहानी खत्म। अब आप चल रहे हो आगे। सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ना ये अपने डायरेक्टर को दे दिया, मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है उसको दे दिया। अब क्या होगा? तो अब मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, परक्यूजिट मानी जाएगी ना। मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। वो हम चेक कर लेंगे, सिटी की पॉपुलेशन, 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, एज द केस में बी। पर ये तो बेटा बात की कहानी है ना सैलरी, मैं तो खाली जीएसटी पढ़ा रहा हूं। सर दोनों चीज इकट्ठी चलती है क्या? हाँ, मैंने आपको पढ़ाया, इसके ऊपर जीएसटी है, पढ़ाने से इनकम कमाई, उसके ऊपर इनकम टैक्स है। तो दो के नेचर अलग है। आप ये नहीं कह सकते मैंने ये दे दिया, व्हाई शुड आई पे दिस। एक क्वेरी थी ना, या और भी कुछ चल रहा है दिमाग में? बोलो। कंपनी ने 1,18,000 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्स है। लैंडलॉर्ड पूरे 1,18,000 लेगा।
कंपनी एम्प्लॉय को पैसे थोड़ी ना देगी, तो आप HRA बोल रहे हो ना, हाउस रेंट अलाउंस, उसका इससे क्या लेना देना बेटा? वहां तो एम्प्लॉय किराए पे ले रहा होगा, यहां किराए पे किसने लिया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो या तो आप पर्क बोलो या अलाउंस बोलो, कंफ्यूज मत करो। ये वाली चीज परक्विजिट है। बेनिफिट इन काइंड को परक्विजिट बोलते हैं, बेनिफिट इन कैश को अलाउंस बोलते हैं। तो ये जब अब अलाउंस बोल रहे हो आप, अब मैं कंपनी हूं, मैंने आपको 10,000 रुपए महीना HRA दिया और आपने मकान क्या कर लिया? किराए पे ले लिया, तो एम्प्लॉय तो GST अनरजिस्टर्ड होता है, उस केस में GST एग्जम्प्ट रहेगा, जिससे भी आप किराए पे लोगे। हाँ, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना बेटा, कॉन्टेक्स्ट में रहें। एक ही प्रिंसिपल होता है कानून पढ़ने के, जिसमें भी चल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में रहें। सर हम आपकी नॉलेज चेक कर रहे थे, आपको पता है नहीं पता, मैं प्रैक्टिस में हूं, ठीक है? एनीहाउ, एक एक करके कंफर्टेबल बेटा, मैं केवल ये वाली कहानी पढ़ा रहा हूं, ये वाली बस। अब उसके बाद की जब इनकम टैक्स में आऊंगा तो इनकम टैक्स में देख लेंगे। इकट्ठा लेके चलोगे कंफ्यूज हो जाओगे आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी क्लियर हो गई HRA वाली? अगर अभी बनाऊंगा ना मैं केस, 4 केस बनाऊंगा मैं, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड, टीनेंट अनरजिस्टर्ड, जितना तुम सोच सकते हो मैक्सिमम सब कुछ सोच सकते हैं ना। टीनेंट भी रजिस्टर्ड, लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड, दोनों ही अनरजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड, मैक्सिमम केस बना लेंगे, ठीक है ना? डोंट वरी। तो एक बार जरा यहां तक लो लिख लें। तो क्या लिखेंगे पहले बताओ, पहले बताओ ना, तुम लिखने में शुरू हो जाते हो। क्या होगा जी? लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ये तो हेडिंग हो जाएगी। 2 केस बनाएंगे, टीनेंट इज रजिस्टर्ड, टीनेंट इज अनरजिस्टर्ड। टीनेंट रजिस्टर्ड है तो, टीनेंट रजिस्टर्ड है तो GST लगेगा। और आगे बताऊं, अंडर RCM, ये सेकंड चेंज है RCM में, GST लगेगा और अंडर RCM। और अगर टीनेंट अनरजिस्टर्ड है तो GST एग्जाम्प्ट। नोटिफिकेशन नंबर बोलो, तुम्हें याद नहीं है? अंडर नोटिफिकेशन नंबर 9/2017, ये लिख के आना, नहीं 1 नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम्प्ट कहां पर है? बस GST एग्जाम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन नंबर 9/2017। लिखो अपने आप, लिखो लिखो। हेडिंग क्या बनेगी? लेटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। लेटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। लेटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। 2 एरो निकालो। सर्विस रिसिपिएंट, समझ पा रहे हो मैं लिखूं? सर्विस रिसिपिएंट मतलब टीनेंट। डायग्राम फॉर्म में बनाओ, आई कैची होते हैं, याद करने में आसानी रहती है। सर्विस रिसिपिएंट दैट इज टीनेंट रजिस्टर्ड है या टीनेंट, बोलो ना। इस केस में क्या होगा? ये अमेंडमेंट है, GST अप्लाइज अंडर, बहुत बढ़िया, अंडर RCM। RCM में भी समझ लो दूसरा चेंज हो गया, एक GTA वाला चेंज हो गया, एक ये हो गया। तो मैंने मेगा एग्जम्पशन के साथ साथ RCM इकट्ठा कर दिया ना बेटा। और इस वाले केस में, एक मिनट बेटा, इस वाले केस में GST एग्जाम्प्ट, नोटिफिकेशन नंबर 9/2017। प्लीज बेटा। कमर्शियल की तो बात ही नहीं है ना, ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखा है आपने, रेजिडेंशियल फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। कमर्शियल होते ही तो ऑलवेज टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर रेजिडेंशियल हाउस कमर्शियल पर्पस है, ऑलवेज GST लगेगा। कमर्शियल हाउस एनी पर्पस है, ऑलवेज GST लगेगा। हम डिस्कस ही क्या कर रहे हैं? रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस। हेडिंग पे ध्यान दो बेटा, लो पे पकड़ कर लो बस कि क्या लिखा है, जो लिखा है वैसे पढ़ना होता है। किस पे लग रहा है? रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस, टीनेंट रजिस्टर्ड है तो लगेगा, टीनेंट अनरजिस्टर्ड है तो नहीं लगेगा। अब वो आपकी क्वेरी पे आता हूं बेटा। अब बनाओ एग्जाम्पल एक। हाउस रेजिडेंशियल है,
हाउस रेजिडेंशियल है, पर्पस रेजिडेंशियल है, हाउस रेजिडेंशियल है बेटा, पर्पस भी रेजिडेंशियल है। अब आते हैं जी सर्विस प्रोवाइडर का स्टेटस क्या है, सर्विस रिसिपिएंट का स्टेटस क्या है, और आपको बतानी है टैक्सीबिलिटी, टैक्सीबिलिटी क्या हो। सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड है और ये भी मान लो अनरजिस्टर्ड है, हो सकता है सर्विस देने वाला भी अनरजिस्टर्ड, लेने वाला भी बेटा अनरजिस्टर्ड, बोलो क्या होगा, टैक्सेबल या एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट अंडर, हाँ ये बार बार नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 सीटी रेट, 9/2017 सीटी रेट, ये अनरजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड। अब ध्यान से चलो, अब ध्यान से चलो, टीनेंट रजिस्टर्ड है, टीनेंट रजिस्टर्ड है, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, लैंडलॉर्ड कोई भी हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल होगा, ये तो अमेंडमेंट है, और टैक्सेबल क्या होगा अंडर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर ये भी तो हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड हो, किराए पे देने वाला क्या हो, रजिस्टर्ड हो, और ये भी रजिस्टर्ड हो, किराए पे देने वाला अंसल डीएलएफ पास नॉट डेवलपर, किराए पे लेने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पॉसिबल है या नहीं है, किराए पे देने वाला अंसल डीएलएफ फ्लैट है बेटा, उसके किराए पे लेने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने 100 फ्लैट किराए पे ले लिया अपने एम्प्लॉय के लिए, किराए पे देने वाला भी जीएसटी रजिस्टर्ड है, किराए पे लेने वाला भी जीएसटी रजिस्टर्ड है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, टैक्सेबल तो है, टैक्सेबल तो है, एफसीएम या आरसीएम, सोच के बताना, आरसीएम, बस ये चेक कर लो ना, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए बेटा। सप्लायर के बारे में कहीं लिखा ही नहीं, सप्लायर में भी रजिस्टर्ड में भी अनरजिस्टर्ड, क्यों अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो। बस चेक क्या करना है, टैक्सेबिलिटी के लिए, टैक्सेबिलिटी के लिए चेक क्या करना है, टीनेंट रजिस्टर्ड है तो ही टैक्सेबल है अंडर आरसीएम, अदरवाइज टैक्सेबल ही नहीं है। गुड, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, और टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो डीएलएफ ने फ्लैट लेट आउट कर दिए, 100 फ्लैट लेट आउट कर दिए, किसको बेटा, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ क्या करेगा, अपने एम्प्लॉइज के लिए ले रहा है, तो देने वाले दोनों ही क्या हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, टैक्सेबल होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या करेगा बच्चे, जीएसटी पे करेगा। तो अपने साथ जब भी आर्टिकल को ले जाते हैं ऑडिट पे, उसको नालायक को यही बोल देते हैं, चेक कर ले, ऑडिट पे जा रहे हैं ना, तो वहां पर उसको यही बोलते हैं आर्टिकल को कि भाई चेक कर कि जीएसटी जमा हुआ है या नहीं हुआ है, आरसीएम में नया लो है ना, इंडस्ट्री क्या पता और ना अपडेट हो, तो ऑडिट में यही चीज पकड़नी होती है। क्लियर, ऑल क्लियर, समझ आ रहा है, कहीं पता चले मैं अपने आप ही खुश हो रहा हूं। लास्ट कौन सा केस बन गया, ये रजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आंसर दो, एग्जम्प्ट या टैक्सेबल अंडर एफसीएम, आंसर इज एग्जम्प्ट, बहुत बढ़िया, अंडर नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 सीटी रेट। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, ये क्रक्स है, जहां रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है वहीं टैक्सेबल है, बस ऊपर ही चाहे नोट डाल लो, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या है, रिसिपिएंट क्या होना चाहिए बेटा आपका, रजिस्टर्ड। प्लीज बोलें बेटा, क्यों मैंने आईटी रेट लिखवा दिया क्या, 12 हर जगह 12, सीटी का 12, आई का 9 है, बिल्कुल ठीक, आपको 12 याद करना है, ऊपर भी 12 कर लेना बेटा, आपको सीटी करना है, बिल्कुल सही। ठीक है,
कितनी अमेंडमेंट हो गई, अपडेट्स कितने हो गए, 3। कहीं भागम भाग में कुछ समझ में ना आए। सबसे पहला कंपनसेटरी सेस, छोटा छोटा बोलो ना, एक लाइन में खत्म करो। कंपनसेटरी सेस का लेवी एक्सटेंड हो गया 2026 तक, पर कंपनसेशन जो देंगे वो 2022 तक ही है, फुल स्टॉप। दूसरा जीटीए 5% वाली स्कीम पहले हमेशा मैंडेटरीली हमेशा आरसीएम में आती थी, पर आज के टाइम आरसीएम भी हो सकता है, एफसीएम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर जीटीए लायबिलिटी अंडरटेक कर ले तो हो जाएगा एफसीएम, अदरवाइज क्या चलता रहेगा, आरसीएम। तीसरा बेटा आपका रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस, वैसे तो बेसिक प्रिंसिपल ये एग्जाम्प्ट होता है, पर अगर सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल होता है एंड टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो याद तो एक एक लाइन में ही रखना है बेटा, एनालाइज में डिटेल में करवा रहा हूं कि एग्जाम में जब भी आ जाए आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता है। और याद रखना रेजिडेंशियल फॉर रेजिडेंशियल पर्पस वो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कमर्शियल है रेजिडेंशियल फॉर कमर्शियल पर्पस, या फिर आपका क्या है बेटा कमर्शियल फॉर एनी पर्पस, उसके ऊपर तो हमेशा ही क्या है बेटा जीएसटी है और अंडर फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, प्लीज बेटा पूछते रहो पूछते रहो। पर्सनली पर्पस, अच्छा वो तो लिखवाना ही भूल गया, सीमा गुप्ता वाला वो भी तो लिखवाना है, आगे बोलो। नहीं लगेगा, अभी लिखवाऊंगा ना मैं। सीमा गुप्ता 2022 दिल्ली हाई कोर्ट, एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अपने बेटा बिजनेस उसके लिए ना लेके किसके लिए ले रहा है, प्योरली पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट अपने पास अब आ गई, इसके ऊपर क्या नहीं लगेगा साहब, जीएसटी नहीं लगेगा। लॉजिक क्या है, अगर सारे एग्जाम्पल दिमाग में रखो और समझो, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, पंजाब एंड सिंध बैंक दिया, वो सारे खर्चे अपने पीएनएल में डालेंगे, सारे खर्चे कहां डालेंगे, पीएनएल में डालेंगे, तो इसलिए लोने क्या बोल दिया, लगाओ इनके ऊपर जीएसटी। जबकि मैं दीपक जैन जो पर्सनल हाउस ले रहा हूं, पीजीबीपी में पर्सनल खर्चा तो कोई आता ही नहीं है बेटा, तो मैं अपने पीएनएल में डालूंगा ही नहीं, इसलिए इसी चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिमाग में रखा और क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया। तो लिखो एक लाइन में, इंडिविजुअल, इंपोर्टेंट नोट डाल दो बेटा, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, individual registered under GST, comma, residential house taken by him on rent, residential house taken by him on rent for personal residence purpose, for personal residence purpose shall also exempt from GST, shall also exempt from GST। ये नोटिफिकेशन ने नहीं बोला, कहीं नोटिफिकेशन लिख दो, ये किसने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट, केस का नाम लिख लो, सीमा गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट 2022, 2022 की जजमेंट है बेटा, सीमा गुप्ता 2022 दिल्ली हाई कोर्ट। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। शैल आई मूव ऑन, कोई क्वेरी। चौथा, फिर सुनने पे ध्यान दो, सुनने पे ध्यान दो, पहले याद कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करूंगा, फिर लिखेंगे आखिरी में। हमने एक एंट्री पढ़ी थी मेगा एग्जम्पशन में ही बेटा, होटल्स, मोटेल्स, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, कैंप साइट, हाउस बोट, अगर ये क्या करते हैं बेटा, कमरे किराए पे देते हैं, तो आप चेक करते थे बेटा किराया कितना है, 1000 या उससे कम है तो आपका जीएसटी क्या होता था, एग्जाम्प्ट होता था। अगर 1000 से ऊपर है, 1200 है, तो पूरे 1200 पे क्या लग जाती थी बेटा, जीएसटी लगती थी। याद है ऐसा कुछ? हमने मेगा एग्जम्पशन में एक एंट्री पढ़ी थी बेटा, उसमें ये पढ़ा था रेंटिंग ऑफ रूम्स बाय होटल्स, मोटेल्स, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो इसके लिए चेक करते थे हम कि रेंट कितना है पर डे, 1000 तक, छोटा छोटा कमरा है, कम प्लेजर कमरा है, 1000 तक वाला है, क्या होता था बेटा आपका, जीएसटी एग्जाम। 1000 से ऊपर होता था बेटा आपका इंटायर टैक्सेबल, तो इसको ऐसे बोलते थे क्लासरूम के लिए, 1000 तक माफ, उसके बाद साफ। याद करने का तरीका होता था ना कि 1000 तक तो क्या नहीं है, जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर अगर 1200 हुआ तो 200 पे मत लगा देना,
पूरे 1200 क्या होता था बेटा, टैक्सेबल होता था। क्या अमेंडमेंट आई है? पता ही नहीं सर, अमेंडमेंट के लिए तो बैठे हैं। अब सारा का सारा टैक्सेबल है, चाहे 1000 से कम हो, चाहे 1000 से ज्यादा हो, चाहे 1000 से कम, चाहे 1000 से ज्यादा। लेटिंग आउट ऑफ रूम बाय होटल्स, मोटेल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। पहले क्या था ये बताओ, अब क्या हुआ है ये बताओ। और आखिरी में याद करना है करंट वाला, कहीं पिछला याद कर लो। पहले क्या था सर, ये होटल वोटल जो कमरे किराए पे देते हैं 1000 रुपए से कम है तो आपका क्या होता था, जीएसटी एग्जाम। 1000 या उससे कम, 1000 से ज्यादा है तो क्या होता था, जीएसटी लगता था इंटायर अमाउंट के ऊपर। ये तो पुरानी बातें हैं। अब क्या है लेटेस्ट जो याद करना है सर, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंट पर डे, चाहे वो 1000 से कम हो, चाहे वो 1000 से ज्यादा हो। गॉट इट? पूछूं सर, हमने फिर मेगा एग्जामिशन में एक एंट्री और पढ़ी थी, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ करो, पढ़ी तो होगी। हाँ हाँ सर पढ़ी थी। उसमें आता था लेटिंग आउट ऑफ रूम बाय धर्मशाला। वैष्णो देवी जा रहे हैं बेटा, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट, उनके अपने क्या है, रूम है, वो किराए पे दे रहे हैं। शिरडी साईं घूमने जा रहे हैं, उनके अपने ट्रस्ट है, वो रूम क्या कर रहे हैं बेटा, किराए पे दे रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, उसमें कहानी थी 1000 से कम है, 1000 से कम है तो एग्जाम्प्ट होता था, 1000 या उससे ज्यादा है तो क्या होता था, टैक्सेबल होता था। तो उसका क्रक्स हम ये निकालते थे, हम करते थे लेटिंग आउट ऑफ रूम बाय धर्मशाला, या फिर लेटिंग आउट ऑफ रूम बाय होटल्स, मोटेल्स, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। पुराने लोग की बात कर रहा हूं। धर्मशाला वाला लो क्या था, 1000 से कम है तो क्या होता था, जीएसटी एग्जाम। 1000 या उससे ज्यादा है तो बेटा आपका जीएसटी क्या होगा बच्चे, चार्जेबल होगा। इधर क्या होता था, होटल वाले में बेटा 1000 या उससे कम है तो एग्जाम, 1000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल। अब अमेंडमेंट सुन लो क्या है, फिर मुझे क्रक्स बताना। लेटिंग आउट ऑफ रूम बाय होटल, मोटेल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, आज के टाइम ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंट पर डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंट पर डे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये रिलीजियस और चैरिटेबल एंटिटी धर्मशाला, उसके ऊपर भी लगा है क्या, वो भी एग्जाम्प्ट ऑलवेज, या वो 1000 वाला वहां अब भी चल रहा है? वे ध्यान रखना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कहीं आपको लगेगा 1000 परमानेंट ही हट गया, हटा दो, शायद सर भूल गए होंगे बताना। हमारा भी फर्ज बनता है, हम अपनी तरफ से भी कुछ हटाएं। तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता, तुम्हारा फर्ज ये है कि जो पढ़ाया जा रहा बस तुम उतना पढ़ो। हटा केवल क्या है, होटल्स, मोटेल्स, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, वो धर्मशाला वाला में कोई चेंज नहीं है। सर क्या मतलब है इसका, वहां लेस देन 1000 है तो एग्जाम्प्ट है, 1000 और अबव है तो चार्जेबल टू जीएसटी। फिर चेंज किसमें है, होटल्स, मोटेल्स, उसमें क्या हुआ है बेटा, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। नहीं आ रहा सर, लिखो। पाइन नंबर कौन सा बनेगा, ये चौथा पांचवा? चौथा। मतलब अमेंडमेंट के नंबर भी याद रखने हैं, बाद में एक एक लाइन में लिखेंगे ना, पढ़ तो डिटेल में रहे, फिर बाद में एक एक लाइन में लिखेंगे। क्या लिखें इसको, लेटिंग आउट ऑफ रूम्स, लेटिंग आउट ऑफ रूम्स बाय होटल, मोटेल, मोटेल मतलब ये ढाबे जो हाईवे पे होते हैं, होटल, मोटेल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, मतलब कहां तक लिखे यार, सबसे बढ़िया एटसेट्रा, सबसे बढ़िया खत्म करो एटसेट्रा। क्या होगा, कैप्स में लिखना बड़ा बड़ा, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ऑलवेज चार्जेबल को हाईलाइट कर दो बेटा, चमका दो, ये रात को भी चमके। ऑलवेज चार्जेबल, हाईलाइट कर देना इसको। क्या लिखा है, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंट पर डे। अब वो 1000 वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंट पर डे। अब उसके नीचे इंपोर्टेंट नोट, वो धर्मशाला वाला नोट डाल दो, above change, above change is not applicable, above change is not applicable in case of, above change is not applicable in case of letting out of room,
इन केस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ रूम बाय धर्मशाला, सालासर जाते हो घूमने, बालाजी जाते हो बेटा, सारी धर्मशालाएं तो हैं यहाँ पर, होटल्स भी हैं, धर्मशाला भी हैं, तो वहां के लो आज भी हैं। 1000 से कम है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, 1000 या उससे ज्यादा है तो जीएसटी चार्जेबल। मेकिंग सेंस? एग्जाम्पल लिखो। आसपास से कोई होटल का नाम बताना, घर के आसपास कोई होटल हो। फेबुला, कोई भी नाम ले लो यार, आप अपना नाम लिख दो, दीपक होटल, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। मैं बस XYZ में नाम पसंद नहीं करता इस टाइप के, मैं एक्चुअल नाम लेना पसंद करता हूं। घर के आसपास का कोई भी होटल सोच लेना। फेबुला होटल्स लेट आउट द रूम, डेली रूम चार्जेस, डेली रूम चार्जेस। छोटे रूम भी हैं 800 पर डे वाले, थोड़े से बड़े भी हैं 1000 पर डे वाले, और बढ़िया भी हैं 1500 पर डे वाले, और बढ़िया भी हैं 2500 पर डे वाले। एग्जीक्यूटिव बढ़िया रूम भी हैं 5000 पर डे वाले। बस इतने में समझ में आ जाएगा। मैं आंसर दूंगा बेटा, पहले मेरा आंसर लिखना मत। 1000 तक एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट 1000 से ऊपर टैक्सेबल, टैक्सेबल लिखना मत, टैक्सेबल। हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन? मतलब ठीक है ये आंसर? और सर ये पुराना लो है, नया लो बताओ। हर केस में क्या होगा, चाहे 1000 से कम हो चाहे 1000 से ज्यादा, टैक्सेबल, 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 टैक्सेबल। पांचों में क्या हो जाएगा भाई? टैक्सेबल। क्लियर? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, अंजनी धाम, सालासर में है बेटा, जाते होंगे, धर्मशाला। लेट आउट हिज रूम, डेली चार्जेस, $800 पर डे, $900 पर डे, 1000 पर डे। मैं खाली अमेंडमेंट नहीं पढ़ा रहा, उसके साइड के भी इकट्ठी प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा, ठीक है ना? इससे कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका लगे हाथ। कनेक्टेड एरिया भी ले रहा हूं मैं। 1500 पर डे, 2000 पर डे। ये 5 अलग अलग क्वेश्चन है, कहीं गुस्से में आके इसका टोटल कर दो। अलग अलग है ये 5 है। चलो बोलो। पहले वाला तो मैं भी बताऊंगा, एग्जाम्प्ट, इसमें चेंज नहीं हुआ कोई, ये आज भी पुराने वाले लो ही हैं। दूसरे वाले में बोलना एग्जाम्प्ट। एग्जैक्ट 1000 हो तो, एग्जैक्ट 1000 लॉ में लिखा है, 1000 से कम है तो एग्जाम्प्ट है, 1000 है तो टैक्सेबल। एग्जाम में एग्जैक्ट 1000 आते हैं बेटा, और फिर बगल वाले बच्चे से पूछते हैं यार लेस देन 1000 था या 1000 और लेस था। फिर सेटेलाइट काम करना बंद कर देती है, नेटवर्क उल्टे सीधे कैच करते हैं। फिर तो याद रखना लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 एग्जाम, तो टैक्सेबल कब होगा? 1000 और अबव, टैक्सेबल, टैक्सेबल। ये थी अमेंडमेंट नंबर 4।
एक एक लाइन में तेजी से बोलो और 5वें पे पढ़ो बेटा। तरीका यही है ताकि यहीं के यहीं याद हो जाए, घर पे जाने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहला जीएसटी कंपनसेटरी सेस लेवी करने का टाइम 31 मार्च 2026 तक कर दिया, बट स्टेट को कंपनसेशन 2022 तक ही मिलेगी, फुल स्टॉप। सेकंड था जीटीए सर्विस 5% वाली स्कीम में पहले मैंडेटरली वो आरसीएम में आती थी, अब ऑप्शन है बेटा जीटीए की। अगर वो रिटर्न में डिक्लेरेशन दे देता है कि मैं एफसीएम में आना चाहता हूं तो एफसीएम, अदरवाइज क्या रहेगा आरसीएम। तीसरा बेटा, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट करिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और टीनेंट जीएसटी रजिस्टर्ड है तो बेटा आज के टाइम क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, अंडर आरसीएम लगेगा। पर अगर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अपने पर्सनल पर्पस के लिए हाउस लेता है तो सीमा गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट, इस केस में जीएसटी क्या है बेटा आपका एग्जम्प्ट है। चौथा, रेटिंग आउट ऑफ रूम बाय होटल मोटेल बेटा पहले 1000 तक एग्जम्प्ट होते थे, आज के टाइम ऑलवेज और ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। एग्जम्पशन जो विड्रॉन हुई है होटल्स मोटेल्स वालों की हुई है, धर्मशाला वाले में आज भी एग्जम्पशन है। 1000 से कम क्या है बेटा आपका एग्जम्प्ट, 1000 से ऊपर क्या है, 1000 या उससे ऊपर होते ही इट शैल बी टैक्सेबल। एनी इफ्स एंड बट्स? ऋषियो ऐसे कंफर्टेबल है ना, या सीधा बस मैं बताता हुआ निकल जाऊं? एनालिसिस ठीक है, आसपास की चीजें भी रिवाइज होती है ना बेटा इससे। आगे आओ, हेल्थ केयर सर्विस, इसमें भी भर भर के अमेंडमेंट है। हेडिंग डाल दो हेल्थ केयर। इसमें पढ़ते थे ना बहुत सारी सर्विसेज, हॉस्पिटल्स की सर्विसेज जीएसटी एग्जम्प्ट है, डॉक्टर्स की सर्विसेज क्या है जीएसटी एग्जम्प्ट है, आपके बेटा जो पैरामेडिक्स होते हैं उनकी सर्विसेज जीएसटी एग्जम्प्ट है, डायग्नोसिस लैब ये बाहर मस्ट एंड मोर, इसकी भी सर्विसेज क्या है बेटा जीएसटी एग्जम्प्ट है। स्टेम सेल होता था एक, क्या होता था पूछना मत, नेट पे सर्च कर लेना बेटा, एक स्टेम सेल सर्विसेज होती थी, जान के नहीं बता रहा मैसेज हो जाएगा, नेट पे सर्च कर लेना। इनकी सर्विसेज क्या होती थी बेटा एग्जम्प्ट होती थी। फिर एक बायो वेस्ट बेटा, ऑपरेशन करा किसी का, ऑपरेशन में वो खून वून वो पट्टियां वट्टियां इकट्ठी होती थी, उसको रिमूवल के लिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसको पन्नी में डाल देते हैं। स्पेसिफिक मैनेजमेंट होती है उसकी। हॉस्पिटल्स में भी देखा हो 2-3 टाइप के वो नहीं रखे रहते, वो डस्टबिन, रेड वाले आपके बेटा ग्रीन वाले अलग अलग एंड सो ऑन, तो वो अलग से उन्होंने आउटसोर्स कर रखा होता है। वो जो कचरा होता है ये बेटा पट्टियां वट्टियां जो होती हैं, ब्लड ब्लड जो निकलता है, सेंसिटिव चीजें होती हैं बेटा ये, तो उसको अलग से प्रॉपर क्या करते हैं मैनेजमेंट सर्विसेज लेते हैं कि इस वेस्ट को क्या करो साहब डिस्पोज ऑफ करो। वो सर्विसेज भी क्या होती थी बेटा आपकी एग्जाम्प्ट होती थी। और फिर ये होता था होटल में, हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में आपने कमरा ले लिया, लग्जरी कमरा आपने बेटा ले लिया, उसमें तो बढ़िया बढ़िया कमरे होते हैं, देन इन दैट केस वो भी क्या होते थे हमेशा एग्जाम्प्ट होते थे। इस टाइप का ड्रामा आपने पढ़ा होगा, हाँ कर देना, हाँ पढ़ा था, मान के चल रहा हूं क्योंकि अमेंडमेंट में बैठे हैं, हाँ हाँ सर पढ़ा था। ये क्या होता था एग्जाम्प्ट होता था। इसमें कुछ तो एग्जम्पशन विड्रॉल हो गई। एग्जम्पशन विड्रॉल का मतलब क्या, पहले एग्जाम्प्ट होती थी, आज के टाइम क्या हो जाएंगे बेटा ये टैक्सेबल होंगी। और कुछ में चेंज आया है, तो पहले एग्जम्पशन विड्रॉल बताता हूं। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल ऐश्वर्या राय ने भी करवाया था बेटा, नेट पे सर्च कर लेना, ये आपको यहाँ खाली नाम याद कर लेना। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, ये सर्विसेज पहले क्या होती थी बेटा आपकी एग्जाम्प्ट, ये क्या हो गई एग्जम्पशन विड्रॉल हो गई। ये एग्जम्पशन क्या हो गई बच्चे विड्रॉल हो गई। व्हाट डज इट मीन, सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल शैल बी चार्जेबल टू जीएसटी, लिखवा दूंगा बेटा अभी। सेकंड जो सर्विसेज थी बेटा, ये जो वेस्ट, ये जो वेस्ट है मेडिकल के जो वेस्ट हैं, हॉस्पिटल से वेस्ट निकलते हैं बेटा आपके, इनकी मैनेजमेंट के लिए आपने क्या कर रखा है आउटसोर्स कर रखा है जी, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करो। ये नहीं कि हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया, ये नॉर्मल वेस्ट नहीं है बेटा आपका, ये अलग से इनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, डिस्पोजल के इनके अलग से तरीके हैं। ये वाली एग्जम्पशन भी विड्रॉल हो गई, ये वाली एग्जम्पशन भी क्या हो गई बेटा आपकी विड्रॉल हो गई। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, आज के टाइम ये क्या होगा बेटा आपका टैक्सेबल होगा। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल से दो ना, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल पश्चिम बिहार, अग्रसेन हॉस्पिटल हो गया, कोई भी हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो बेटा, वो हॉस्पिटल आज के टाइम प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल की सर्विसेज देगा, क्या हो जाएगा इस केस में बेटा आपका चार्जेबल टू जीएसटी। उस हॉस्पिटल ने वो वेस्ट रिमूवल के लिए आउटसाइडर से क्या ली बेटा सर्विसेज ली। वेस्ट रिमूव तो एक्सपर्ट्स ही करेंगे ना बेटा, कोई ये तो है नहीं कि बाहर वो डस्टबिन में डाल के आ जाएंगे, नॉर्मल नहीं है वो, चलान कटते हैं 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए के, अगर वेस्ट ऐसे ही डिस्पोज ऑफ हो जाए। बहुत सेंसिटिव चीज है यार वो,
वो पेशेंट पता नहीं क्या किस बीमारी से यार वो ऐसे कैसी बाहर फेंक दिया, उसके डिस्पोजल के लिए प्रॉपर सर्विसेज होती हैं। तो बालाजी एक्शन ने क्या करी है बेटा, वो सर्विसेज ली है। आज के टाइम क्या होगा इसके ऊपर, जीएसटी चार्ज होगा। पहले क्या होता था बेटा आपका एग्जाम्प्ट। तीसरा सुनो, ये जो रूम्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो रूम होते हैं, कभी गए हो तो दिमाग में वो इमेज लाओ। एक तो होते हैं आईसीयू, क्रिटिकल केयर नहीं जाते जहां सीरियस पेशेंट जाता है। एक होते हैं नॉर्मल रूम, वार्ड बोलते हैं कि वार्ड में शिफ्ट कर दिया पेशेंट। सुन रखे हैं इस टाइप की चीजें। एक तो होता है आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, हार्ट कमांड, जहां सीरियस पेशेंट जाते हैं, अंदर रहते हैं, गेट पे बाहर चौकीदार बैठा रहता है और किसी को जाने नहीं देता, डॉक्टर के अलावा एंट्री नहीं होती, ऐसे समझ लो, कुछ भी समझो। वो तो आज भी एग्जाम्प्ट है। पर डे कितना भी चार्जेस हो, आईसीयू सीसीयू का फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, पर डे कितना भी चार्जेस हो, वो तो आज भी एग्जाम्प्ट है। पेशेंट की वहां ट्रीटमेंट हुई, थोड़ा ठीक हो गया, उसके बाद वो कहां शिफ्ट होता है, रूम में, जिसको वार्ड बोल देते हैं ना, कि वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वो रूम में आ गया। इस रूम वाले में चेंज आया है, इस रूम वाले में चेंज आया है। अगर छोटा मोटा रूम है 5,000 रुपए पर डे तक का तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर लग्जरी रूम आपने ले लिया 5,000 से ऊपर, जीएसटी लग जाएगी। अब इसके ऊपर क्या लगेगी बेटा, जीएसटी लगेगी। सर मेरी तबीयत खराब हुई, अपने ऊपर लेता हूं और के ऊपर तो क्या लूं, सर मुझे कोरोना हो गया, सीवियर डिजीज हो गई, मैं 10 दिन आईसीयू में रहा, आईसीयू के चार्जेस थे 12,000 पर डे। खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं 10 दिन आईसीयू में रहा, उसके चार्जेस थे आपके 12,000 पर डे। आंसर दो, सारा का सारा क्या है बेटा, वो एग्जाम्प्ट है, रिकवर कर गया। फिर मुझे कहां लेके आए बेटा, वो नॉर्मल रूम में लेके आए। मैंने रूम ले लिया 4,000 पर डे वाला, एग्जाम्प्ट है। मैंने रूम ले लिया अगले दिन 6,000 पर डे वाला, टैक्सेबल, पूरा 6,000 टैक्सेबल। समझने के लिए अगले दिन मैं फिर शिफ्ट हो गया, मैंने रूम ले लिया 5,000 पर डे वाला, समझने के लिए ना, 5,000 पर डे वाला क्या हो जाएगा, 5,000 पर डे, वो भी एग्जाम। 5,000 तक एग्जाम था ना, अगले दिन पसंद नहीं आया, फिर मैं शिफ्ट हो गया 7,000 रूम पर डे, उसमें क्या हो जाएगा, पूरा 7,000 टैक्सेबल। पुराना लो क्या था, नया क्या है, खत्म हो गया। पुराने में कितना मर्जी रूम लेट आउट किराया हो, पुराने में कितना मर्जी वो किराया हो रूम का, चाहे आईसीयू हो चाहे नॉर्मल वार्ड हो, हमेशा क्या होता था बेटा, आपका एग्जाम्प्ट होता था। निर्मला सीतारमन जी ने सही धरा है। छोटे मोटे कमरे हैं, 5,000 भी अपने आप में बहुत है, 5,000 तक है तो क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। 5,000 से ऊपर वाला अगर कमरा ले रखा है, चार्जेबल टू जीएसटी। इस केस में क्या लगेगा बेटा, जीएसटी लगेगा। आम पब्लिक के ऊपर बोझ बढ़ गया, तो अगर ट्रीटमेंट करानी हो, टैक्स के स्टूडेंट हो बेटा, प्लानिंग 5,000 से कम वाले रूम में जाना है एडमिट होने, उसमें तो जीएसटी ही बच जाएगी। अगर 5,000 से ऊपर वाले में गए, जीएसटी क्या होगी बच्चे, चार्ज होगी। तीनों अमेंडमेंट इकट्ठी करो, खत्म हो गई। तीनों अमेंडमेंट 3 पढ़ाई हैं। सबसे पहला प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, आज के टाइम में सर्विसेज क्या है बेटा आपकी, टैक्सेबल। एग्जम्पशन विड्रॉल, व्हाट डज इट मीन, नाउ सर्विस इज टैक्सेबल। सेकंड बेटा, वो जो वेस्ट को क्या कर रहे हैं साहब, रिमूव करते हैं, आज के टाइम ये सर्विस भी क्या हो गई बच्चे, टैक्सेबल हो गई। तीसरा बेटा, ये रूम्स, और रूम लेट आउट बाय होटल्स नहीं है, इसमें भी फंसोगे तुम। ये क्या है, हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल्स आईसीयू वाले रूम दे रहा है या हॉस्पिटल वार्ड वाले दे रहा है, आईसीयू सीसीयू वाले हैं तो ऑलवेज एग्जाम, चाहे 5 से कम हो चाहे 5 से ज्यादा। उसके बाद जब वो वार्ड में शिफ्ट होता है, 5,000 तक का है पर डे है, ये 5,000 तक का है तो एग्जाम, 5 से ऊपर है 5,500 है तो 500 नहीं, पूरा 5,500 के ऊपर क्या लगेगी, जीएसटी लगेगी। नहीं आया, लिखो, हेडिंग डाल दी, हेल्थ केयर सर्विस। फर्स्ट पॉइंट बोलो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज कौन सा पॉइंट है, 5th है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक, CORD, कोड नाभि से जुड़ी रहती है बेटा, ये नेट पे सर्च कर लेना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन टू स्टेम सेल। अब सीधा लिख दूं, चार्जेबल टू जीएसटी। पहले एग्जाम्प्ट होता था, नाउ चार्जेबल टू जीएसटी।
छठा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर ऑफ बायोमेडिकल waste. Services provided by operator of biomedical waste treatment facility. टू, किसको दे रहा भाई ये? सर्विस लेने वाला कौन है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, सब आ गए ना इसमें. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज देने वाला कौन है बेटा? जो बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करता है. किसको सर्विसेज दे रहा है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को. आज के टाइम क्या लिखूं? चार्जेबल टू जीएसटी. सर्विसेज कौन सी है? रिगार्डिंग, सर्विसेज कौन सी है? रिगार्डिंग डिस्पोजेबल ऑफ, रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट. क्लियर? तीसरा मेजर जो लगता है कि इस बार फंसना चाहिए बेटा, ये चीज आएगी साहब, सर्विसेज ऑफ रूम रेंटिंग. और रूम ना तो ये होटल्स है ना धर्मशाला है, अब की बार क्या है? हॉस्पिटल्स. सर्विसेज ऑफ रूम रेंटिंग, और रूम रेंटिंग एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, वो पेशेंट के लिए. सर्विसेज ऑफ रूम रेंटिंग एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर. रेंटिंग ऑफ ICU, CCU, ICCU, NICU. फुल फॉर्म नॉलेज के लिए इन सब का एक ही करेक्ट, जहाँ सीरियस पेशेंट जाते हैं, ठीक है ना, वो बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, किसी से मिलने नहीं देते. तो समझने के लिए भाई, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा केंद्र, ये लिखा रहता है हिंदी में. इंटेंसिव केयर यूनिट लिख लो. क्रिटिकल केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट. ICCU इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट. इसमें वो जाते हैं हार्ट पेशेंट, अटैक पड़ गया सीधा वार्ड में थोड़ी ना लेके जाते हैं. ICCU, प्रैक्टिकल लाइफ में हार्ट कमांड बोल देते हैं इनको, प्रैक्टिकल लाइफ में हार्ट कमांड. ICCU इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट. NICU नियोनेटल, इंटेंसिव केयर, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. न्यूली बॉर्न बेबी बच्चों को वो छोटी सी उसमें ट्रे में ले जाके नहीं उसमें ले जाते, वो होती है नियोनेटल. जॉन्डिस होता है न्यूली बॉर्न जो भी बेबी बाय डिफॉल्ट होता है, उससे बचाने के लिए उनको लाइट में रखा जाता है, आर्टिफिशियल लाइट पे, तो वो जाता है नियोनेटल. आपको बड़ा पता है सर, ऑडिट कर रखे हैं इनके सबके नालायकों के. चलो इस केस में क्या है, आंसर दो. और ये अदर रूम, अदर रूम में अपनी नॉलेज के लिए लिख लेना वार्ड. एग्जाम में लिख के मत आना वार्ड वार्ड, ये समझाने के लिए है. अदर रूम का मतलब इसके बाद वो शिफ्ट कहां पर होगा, या तो सीधा घर भेज देंगे निकल घर पे, या उसके बाद वो नॉर्मल रूम में आएगा वार्ड में. तो ये वाले तो क्या है, ये वाले तो क्या है, ऑलवेज एग्जाम्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ, अरे बोलो ना लाइको, रेंटल चार्जेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंटल चार्जेस. अदर रूम क्या होगा भाई, अदर रूम टोटल रेंट या पर डे रेंट. और ये पर डे समझने के लिए पर बेड भी है.
ऐसा भी तो होता है एक रूम में 4 बेड लगे हुए हैं, नहीं, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम, नॉर्मल कैटेगरी, उसमें भी तो कैटेगरी कई होती है। तो ये भी पर डे पर बेड समझ लेना आप, रूम का मतलब इंक्लूड बेड ऑल्सो। तो रूम पर डे, रेंट पर डे कितना बेटा? अप टू 5,000 या above 5,000? अप टू 5,000 बोलो, एग्जाम्प्ट। above 5,000 टैक्सेबल। क्लियर? बनाओ एग्जाम्पल। ये है बालाजी एक्शन हॉस्पिटल पश्चिम विहार, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल पश्चिम विहार, ठीक है जी। ये इसका आईसीयू, बनाओ डायग्राम जल्दी जल्दी, साथ में बनाओ। ये इसका वार्ड, वार्ड मतलब वो रूम, ये इसकी डायग्नोस्टिक लैब, अंदर भी तो डायग्नोस्टिक लैब होती है। सारा ही बना दूं ना, आईसीयू भी है, वार्ड रूम भी है, डायग्नोस्टिक लैब भी है, और ये इनकी शॉप है जो कैंटीन वाले को किराए पे दे दी। कैंटीन या केमिस्ट, वो भी तो होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको किराए पे दे दी, चल भाई तू कैंटीन चला। हॉस्पिटल वाले की नहीं होती वो किराए पे दे देते हैं। वो तो रेंटेड शॉप लिख देता हूं, रेंटेड शॉप। ठीक है, ये पेशेंट है बेचारा, इसको लेके आओ पहले यहां तक एम्बुलेंस में, बाकी भी रिवाइज कराई दूं ना। ये पेशेंट ये आ रहा है एम्बुलेंस में, पहले आईसीयू में था, आईसीयू के बाद यहां पर इसके कुछ टेस्ट भी हुए हैं, और इसकी रिश्तेदारी इसके साथ में है, वो कैंटीन में खाना वाना खा रहे हैं, समझने के लिए। तो पहले तो एम्बुलेंस बताओ, इस एम्बुलेंस की क्या ट्रीटमेंट है? पढ़ रखा है थोड़ा बहुत? सर पढ़ तो नहीं रखा, फट्टे मार रहे हैं, पर सही मार रहे हो बेटा, एग्जाम्ट होती है एम्बुलेंस में, जीएसटी एग्जाम्ट। इधर आओ, इसके बाद आईसीयू, कार्डिक में गया हुआ, 20-20 हजार रुपए पर डे चार्ज करते हैं नालायक। कार्डिक 20,000 रुपए पर डे, क्या हो जाएगा? लिख दूं ऑलवेज एग्जाम्ट, कितना मर्जी हो, ऑलवेज एग्जाम्ट। बच गया, बच गया तो वार्ड में शिफ्ट करेंगे इसको, आ गया वार्ड में। अब इसका क्या लो बनेगा? इसका शुक्र है, लिख दो, दोनों लिख दो ना। चार्जेस पर डे अप टू ₹5,000, क्या हो जाएगा? एग्जाम्ट। अबव ₹5,000 टैक्सेबल। तो ऑडिट में बस अब हम यही चेक करेंगे भाई, 5,000 तक वाले रूम में छोड़ दे, 5,000 से ऊपर वाले लिखा, और ये बता जीएसटी चार्ज करी या नहीं करी। ये तो चेक करेंगे ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, तुम भी तो जाओगे, तो तुम वहां जाके कर क्या रहोगे? पेशेंट के हालचाल थोड़ी ना पूछ रहे होगे, तुम्हें तो ये बैठना है अकाउंट्स में, अकाउंट्स वाले को ये बोलेंगे चल क्या खाते हैं अपने, और ये बता 5,000 वाले तक रूम कौन से हैं, 5,000 से ऊपर वाले कौन से हैं, वही बाइफरकेशन देगा। 5,000 से ऊपर वाले पे टूट पड़ना और उस पर चेक कर लेना कि जीएसटी लगाई है या नहीं लगाई, और नहीं लगाई हो रिपोर्ट कर देना नालायक की कि जीएसटी लगनी थी, नहीं लगाई। चलो एनी हाउ, इस पे आओ, डायग्नोस्टिक लैब, इस पे जीएसटी है या नहीं है? रुको सर पूछ के आता हूं सामने, मस्ट एंड मोर है बाहर, जीएसटी है या नहीं है? नालायक, एग्जाम्ट है ये, डायग्नोस्टिक सर्विसेज एग्जाम्ट है। तुमने मेगा एग्जाम्शन पढ़ी नहीं बेटा, तुम ऐसे फट्टे मार रहे हो तुम। सर ये दुकानें किराए पे दे रखी हैं, हॉस्पिटल वाला कैंटीन नहीं चला रहा, हॉस्पिटल वाले ने दुकान बना के किराए पे दे दी, केमिस्ट वाले को दे दी, कैंटीन वाले को दे दी, तो मैं उस रेंटिंग की बात कर रहा हूं। बालाजी एक्शन ने दुकानें बनाई, कैंटीन वाले को किराए पे दे दी, कैंटीन भी होता है, केमिस्ट भी तो होता है, क्या कहते हो? और इस रेंटिंग को
कमर्शियल रेंटिंग है, क्या हो जाएगा? चार्जेबल टू जीएसटी। बहुत बढ़िया, शाबाश। पूछूं एक, वैसे मन कर रहा है और परेशान करूं? बालाजी एक्शन हॉस्पिटल ने बाजू में ही पश्चिम बिहार में फ्लैट थे, 8 फ्लैट किराए पे लिए अपने डॉक्टर या नर्सिस के लिए। 8 रेजिडेंशियल फ्लैट किराए पे लिए अपने डॉक्टर या नर्सिस के लिए। इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? अब आ रहा ना समझ में? बेटा लो सर, ये जीएसटी रजिस्टर्ड है। सर्विसेज लेने वाला कौन है? बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, जीएसटी रजिस्टर्ड है। रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल पर्पस, रिसिपिएंट जीएसटी रजिस्टर्ड। इस केस में इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हु विल पे? बालाजी एक्शन हॉस्पिटल विल पे। तो ऑलवेज रीड द लॉ इन टोटलिटी। मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या केस स्टडी आएगी, पर जो भी आएगी कहानी पूरी सजा देते हैं बेटा। वो पेशेंट से लेके, एंट्री से लेके उसका एग्जिट तक भी होता है। वापस भी जा रहा है, हो सकता है वापस पेशेंट जा रहा हो सकता है वापस डेड बॉडी जा रही हो। अरे यहाँ तो यूं का यूं जाएगा, या क्या निपट के जाएगा बेटा? वो चाहे यूं का यूं जाए, चाहे डेड बॉडी जाए, ये दोनों ही केसेस में एग्जम्प्ट होता है। पहले वाले में तो एग्जम्प्ट है मेगा एग्जम्पशन के कारण। डेड बॉडी जा रही हो तो आपको याद आ रहा हो शेड्यूल 3। ओ बाप रे, सर्विसेज बाय वे ऑफ क्रीमेशन, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, याद आ रहा है? फ्यूनरल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन। हाँ करो। तो डेड बॉडी तो शेड्यूल 3 में, उसमें भी जीएसटी नहीं, पेशेंट मेगा एग्जम्पशन में। मुझे नहीं पता बेटा कि क्या चीज एग्जाम में आएगी। मैं अमेंडमेंट के साथ साथ मैक्सिमम कवरेज देने की कोशिश कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि अमेंडमेंट के लिए इकट्ठे हैं। केवल हेल्थ केयर की अमेंडमेंट बता दो, बाकी तो हमने देख ली। केवल हेल्थ केयर की अमेंडमेंट। सबसे पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। सर्विसेज देने वाला होता है कोड ब्लड बैंक, कुछ होता है जी हमें नहीं पता। सर्विसेज देने वाला कोड ब्लड बैंक कौन सी सर्विसेज दे रहा है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। ये सर्विसेज के ऊपर आज के टाइम जीएसटी लगेगा। दूसरा बेटा, आपका बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की कोई सर्विसेज दे रहा है हॉस्पिटल्स को, आज के टाइम जीएसटी लगेगा। तीसरा बेटा, रेंटिंग ऑफ रूम्स बाय हॉस्पिटल्स, आईसीयू इस टाइप के हैं बेटा आपका, क्रिटिकल केयर वाले, इस पे जीएसटी नहीं। नॉर्मल वार्ड वाले हैं, 5,000 तक जीएसटी नहीं, 5,000 से ऊपर जीएसटी लगेगा। कितनी होगी टोटल अमेंडमेंट? 8। ब्रेक लें बेटा, ब्रेक ले लूं। एक लेवल के बाद मेरे से भी इतना नहीं पढ़ाया जाता, तो 15 से 20 मिनट का पॉज लेते हैं बेटा, लंच ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद कैरी करता हूं। ठीक है, चलो ब्रेक लो।